ये है हमारा गामा प्लस सोलर इन्वर्टर। ओके, गामा प्लस सोलर इन्वर्टर इंडिया मोस्ट प्रिफर्ड सोलर इन्वर्टर ब्रांड। ये तो आपको पता है, यूटीएल इंडिया मोस्ट प्रिफर्ड सोलर इन्वर्टर ब्रांड है इन ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर। ठीक है, ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर के मामले में तो आपको ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड हाइब्रिड मैंने समझा चुका हूँ पहले, यस है ना। यस। तो ये जो गामा प्लस है किस कैटेगरी में आता है आपका? ऑफ ग्रिड। एक होता है आपका ऑन ग्रिड, एक होता है आपका ऑफ ग्रिड एंड एक होता है हाइब्रिड। ऑफ ग्रिड दो प्रकार के थे, मैंने बताया था, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ओके, तो जो गामा यस। प्लस है ऑफ ग्रिड ऑफलाइन के अंदर आता है। किसके अंदर? ऑफ ग्रिड ऑफलाइन के ऑफ अंदर ग्रिड आता है। ऑफलाइन। ऑफ ग्रिड ऑफलाइन सोलर इन्वर्टर है। अगर हम यहाँ लिखें शॉर्ट में तो आपका जो गामा प्लस है, ये जो गामा प्लस है ये ऑफ ग्रिड देन ऑफलाइन। इसका मतलब ये सिस्टम ग्रिड एक्सपोर्ट करने के पर्पज से नहीं बनाए गए हैं, ये सिस्टम के पर्पज से बनाए गए हैं कि बैकअप के पर्पज से। होम ये होम यूपीएस है आपके, सोलर होम पीसीयू। होम पीसीयू मतलब ये जनरली घरों में यूज होते हैं। ठीक है ना। यस सर। क्यों डाला गया इसको डोमेस्टिक कैटेगरी में या होम पीसीयू में? ये लोअर रेटिंग पीसीयू है, लोअर रेटिंग जनरली घरों में यूज होते हैं। अगर आप कमर्शियल की बात करें या इंडस्ट्रियल की बात करें, वहां पर हायर रेटिंग सिस्टम यूज होते हैं एंड जनरली ऑनलाइन यूपीएस ऑन होते हैं इंडस्ट्री फील्ड में। ठीक है, आपका ऑफलाइन ऑफ। अगर हम गामा प्लस के कुछ फीचर्स देखते हैं, पहले तो ये जो लाइन लिखी है गेट टू बैटरी बैकअप इन अ सिंगल बैटरी, इसका मतलब क्या हुआ? किसी को पता है, इसका आइडिया है, समझा सकता है? क्या इस पे बैटरी ज्यादा बैकअप देती है? हाँ, क्या इस पे बैटरी ज्यादा बैकअप देती है? इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर हम ज्यादा सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप 1 kVA, अगर आप 1 kV 12 वोल्ट, अगर आप 1 kV 12 वोल्ट किसी पीडब्ल्यूएम सिस्टम की बात करें तो उस पर आप कितना 650 वाट के आसपास पैनल लगा सकते हैं। 600 से 650 के आसपास ना, कितना लगा सकते हैं? यस सर। 650 वाट पैनल के आसपास लगा सकते हैं, 600, 650, 700 तक लगा सकते हैं। बट अगर आप गामा प्लस की बात करें तो इसके ऊपर आप कितना पैनल, 350 वाट पैनल ज्यादा लगा सकते हैं। मतलब आप ये जो 1 kVA का मॉडल है इसके ऊपर 1 kVA 12 वोल्ट गामा प्लस के ऊपर आप 1 किलो वाट या 1000 वाट सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो ये जो 350 वाट एक्स्ट्रा आपका सोलर पैनल रख गया ना, तो आपको मालूम है 250 वाट जो पैनल है वो एक यूनिट के आसपास देता है आपको, है ना। यस सर। 1 यूनिट के आसपास देगा, तो ये जो 100 वाट और एक्स्ट्रा, तो ये लगभग 1.5 यूनिट के आसपास ज्यादा पावर दे रहा है आपको। तो बैटरी के अंदर भी 1.5 यूनिट के आसपास स्टोर होती है, तो ये 1.5 यूनिट का पावर जनरेट डे टाइम में कर देता है। तो ये एक बैटरी का काम ये सोलर पैनल ही कर रहा है आपका, है ना। यस सर। या तो आप जितना नॉर्मल सिस्टम पर 2 बैटरी लगाकर जितना आपको कंप्लीट बैकअप मिलता है सोलर प्लस बैटरी से, आप क्या करते? 650 वाट सोलर पैनल लगाते और 2 बैटरी लगाते, 2 बैटरी 24 वोल्ट, तब जाके उतना पावर मिलता है। जिसमें यहाँ पर हमने क्या किया, 1000 वाट सोलर पैनल लगा लिया प्लस 12 वोल्ट की बैटरी लगा ली, आपका आउटपुट लगभग लगभग सेम ही रहेगा। तो ये बेनिफिट है इसमें आपको सिंगल यस बैटरी सर। में। फिर आप ये बोलोगे सर खर्चा तो बराबर, थोड़ा बहुत अंतर आया, मतलब यहाँ 2 बैटरी से बैकअप, सोलर नहीं है लाइट नहीं है तो बैकअप भी तो ज्यादा मिलेगा। या यस फिर यहाँ आपने बैटरी बढ़ाई, यहाँ सोलर बनाया, बेनिफिशियल क्या है? 650 वाट पैनल के साथ 2 बैटरी लगाना ज्यादा बैकअप देगा, या फिर 100 वाट सोलर के साथ सिंगल बैटरी लगाना ये ज्यादा बेनिफिशियल है? क्या ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए? सर 1000 वाट पैनल के साथ 12 वोल्ट बैटरी लगानी, हाँ, क्यों ज्यादा बेनिफिशियल है ये? क्योंकि सर बैटरी का कॉस्ट ज्यादा हो जाता है ना, 2 बैटरी का। बैटरी का कॉस्ट ज्यादा होगा, पहला तो बैटरी का कॉस्ट ज्यादा होगा,
कॉस्ट और दूसरा चार्जिंग अगर टाइम। छोड़ दें, अगर आप देखो 24 वोल्ट का सिस्टम लगाओगे तो अगर 3 साल की वारंटी की बैटरी लोगे या फिर 5 साल वारंटी की वारंटी लोगे, तो ये बैटरी आपको दोबारा रिप्लेस करनी पड़ेगी 5 साल बाद, तो 5 साल बाद दोबारा खर्चा आ जाएगा आपका। यस। बट बैटरी की जगह पर इस सिस्टम में हम सोलर पैनल एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। सोलर पैनल ज्यादा लगाने का क्या फायदा है? एक तो 12 वोल्ट की बैटरी अगर आपकी रिप्लेस होगी तो सिर्फ एक बैटरी रिप्लेस होगी। रही बात सोलर पैनल, वो तो 25 साल के लिए फ्री है। यस सर। बैटरी की वारंटी 5 साल है या फिर 3 साल है। सोलर पैनल तो 25 साल के लिए काम कर रहा है ना। प्लस बैटरी तो आपका यूनिट कंजप्शन करेगी, पहले चार्जिंग देगी, उसके बाद कुछ लॉसेस भी होंगे, फिर आप उसको यूज कर पाओगे। आप क्या कर रहे हो, एसी से डीसी कन्वर्ट करोगे पहले, यस सर। कितना लॉसेस होगा? लगभग 10 से 15% लॉस यहाँ पर होगा। एफिशिएंसी है ना, 10% हाँ के सर। आसपास लॉस हो जाएगा। फिर आप डीसी से एसी कन्वर्ट करोगे, 85% एफिशिएंसी, तो यहाँ पर भी लगभग 15 से 20% के आसपास यहाँ लॉस हो जाएगा। तो बैटरी से बेटर सोलर पैनल यूज करना है ना आपके लिए। सोलर पैनल में ये डबल कन्वर्जन कुछ नहीं हो रहा, डायरेक्ट डीसी जनरेट हो रहा है, डीसी से एसी, सिर्फ एक ही लॉस होगा और इससे आपका बिल भी कम हो रहा है। ओवरऑल जो कॉस्ट है वो कम हो रही है। तो ये सिस्टम बहुत पॉपुलर है, किस लिए? 1 kV सिस्टम 1 किलोवाट सोलर के साथ। 1 किलो। गेट यस टू सर। गेट टू बैटरी बैकअप इन अ सिंगल बैटरी। इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ एक बैटरी लगाओ और जो दूसरी बैटरी के बदले सोलर लगाओ, आपको उतना ही बैकअप मिलेगा। डे टाइम में सोलर पे चलता रहेगा सिस्टम, ठीक है। यस तो सर। इस लाइन का मतलब समझ आ गया, गेट टू यस बैटरी सर। बैकअप इन अ सिंगल बैटरी। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप सिर्फ एक बैटरी लगा दो, ये सिस्टम पे 2 बैटरी बराबर बैकअप मिलेगा, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इनडायरेक्टली उसकी जगह हम सोलर लगा रहे हैं, ज्यादा सोलर लगा सकते हैं, है ना। इस सिस्टम की सोलर कैपेसिटी ज्यादा होती है, 1000 वाट। उसके बाद बात करें इसके मॉडल की, तो पहले इसके 2 मॉडल थे इस सिस्टम के। कौन कौन से मॉडल थे आपके? 1 kVA, 1 kVA 12 वोल्ट एंड 1 kVA 24 वोल्ट है, 24 वोल्ट, है ना। दोनों 1 kVA के थे, दोनों के ऊपर 800 वाट लोड ही चलता था, दोनों के ऊपर 800 वाट ही लोड चलता था। 1000 वाट सोलर लगता है दोनों के ऊपर ना। 12 वोल्ट का है, 24, मतलब सोलर कैपेसिटी एंड लोड कैपेसिटी दोनों की सेम ही थी ना। सोलर कैपेसिटी एंड यस लोड सर। कैपेसिटी दोनों की सेम। इसके बाद एक और आपका मॉडल लॉन्च हुआ है 2 kVA वाला। कितने kVA का? 2 kVA 2 केवी। 24 वोल्ट, ठीक है। यस 2 सर। kVA 24 वोल्ट। इसका मैं आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बताता हूँ 2 kVA मॉडल का। 24 वोल्ट 2 kVA, ठीक है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे भी ध्यान देना है आपको, कैटलॉग पढ़ना सीखना है, ट्राई करना, नहीं समझ आया मुझसे पूछना, वैसे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। यस सर। सोलर पैनल की बात करें तो कितना पैनल लगा सकते हैं इसमें? 1300 6। वाट के आसपास लग जाएगा पैनल, ये आपके दूसरे मॉडल पर, ठीक है। इन पर 1000 वाट के आसपास लग रहा है, इस मॉडल पे आपके 1300 वाट के आसपास लग रहा है, ठीक है। बाद लोड तो वही है इसका, डबल के आसपास चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस मॉडल का एक और फीचर है, इसके ऊपर आप 1 HP का वाटर पंप चला सकते हैं। ओवरलोड में चलेगा, लेकिन ये रनिंग लोड में नहीं है। वाटर पंप के बारे में मैं बताऊंगा आपको दोबारा, ठीक है, अलग से। उसका क्या सर्ज लोड होता है, स्टार्टिंग एंड रनिंग लोड अलग अलग होता है, ठीक है। तो आपका जो अगर वाटर पंप है वो भी आप इसके ऊपर चला सकते हैं, ठीक है। यस सर। वाटर पंप भी इसके ऊपर आप चला सकते हैं 1 HP का। उसके भी कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि आप पुराना कोई वाटर पंप ले आओ जो बहुत ज्यादा करंट खींच रहा है, 10-12 एम्पियर और वो चल जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओके।
इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। कंट्रोलर बेस्ड प्योर साइन वेव डिजाइन है इसका। कंट्रोलर बेस्ड प्योर साइन वेव आउटपुट होता है प्लस 100% ऑफ ट्रैकिंग ऑफ सोलर पैनल। ठीक है, Yes, तो sir. इसका जो सोलर चार्जर होता है ये RMP टेक्नोलॉजी का होता है। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. सोलर चार्जर RMPPT टेक्नोलॉजी का होता है। ठीक है, Yes, sir. एंड आउटपुट इसका प्योर साइन वेव होता है। प्योर साइन वेव मतलब आपका जो लोड है स्मूथली रन करेगा, उससे कोई भी आवाज नहीं आएगी, प्लस जो लोड चल रहा है उसकी लाइफ भी ज्यादा होगी। हाँ, उसकी लाइफ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ना है इससे। ठीक है, Yes, sir. प्योर साइन वेव स्क्वायर वेव से बेटर होता है। Yes, ओके, sir. साइन वेव स्क्वायर वेव से बेटर होता है। तो ये रहा आपका। उसके बाद मल्टी कलर LCD डिस्प्ले। इसके अंदर मल्टी कलर LCD डिस्प्ले होता है। तो मल्टी कलर LCD डिस्प्ले का क्या फायदा है? मल्टी कलर LCD डिस्प्ले का क्या फायदा है? इसमें सर कुछ फॉल्ट आया या मोड फॉल्ट आया है, इसका जो डिस्प्ले का कलर है, जो स्क्रीन का कलर है, अभी स्क्रीन का कलर आपको नजर आ रहा होगा कैसा, येलो कलर में दिख रहा है ना, कि जो डिस्प्ले है इसका येलो कलर में है। तो ये कलर चेंज होता रहता है इसका। कैसे चेंज होता रहता है? अगर ये डिस्प्ले का कलर, अगर इस डिस्प्ले का कलर रेड कलर हो जाता है, क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। रेड सॉलिड ग्लो करता है, मतलब कंटिन्यू चल रहा है, इसका मतलब सिस्टम प्रोटेक्शन में बंद हुआ है। प्रोटेक्शन का मतलब, प्रोटेक्शन आपको बताए गए हैं, या तो इनपुट हाई वोल्टेज लो वोल्टेज है, ओवरलोड है, बैटरी लो बैटरी हाई, इस तरीके की कोई समस्या है, शॉर्ट सर्किट है, तो इनमें क्या होता है? सिस्टम प्रोटेक्शन मतलब सिस्टम अपने बचाव के लिए बंद हुआ है, ये खराब नहीं हुआ है ना। प्रोटेक्शन मतलब ये बचाव के लिए बंद हुआ है। तो प्रोटेक्शन किस लिए दिए जाते हैं? सिस्टम और कस्टमर का लोड दोनों खराब ना हो ना। प्रोटेक्शन इसलिए दिए जाते हैं कि अगर बाहर से कम ज्यादा वोल्टेज या कोई परेशानी आती है, कोई फॉल्ट आता है, तो हमारा सिस्टम खराब ना हो, साथ ही हमको कस्टमर को लोड भी खराब। अगर ये रेड कलर बिलिंग कर रहा है, ये बिलिंग कर रहा है, इसका मतलब एरर, इसके अंदर कोई एरर है। एरर का मतलब सिस्टम के अंदर कोई खराबी आ गई। तो ये सिस्टम इतना बढ़िया है कि इसके अंदर जिस सेक्शन में जो खराबी आती है, वो खराबी आपको डिस्प्ले पर शो कर देता है। आगे मैं बताऊंगा एरर कोड। उसके बाद अगर ये सॉलिड ग्रीन कलर है, सॉलिड ग्रीन, इसका मतलब सिस्टम सोलर पे चल रहा है ना। अगर ये ऑरेंज कलर का हो जाता है, ऑरेंज कलर का मतलब सोलर प्लस ग्रिड दोनों पे चल रहा है। अगर ये लाइट ऑरेंज हो जाता है, इसका मतलब सोलर चला गया, खाली ग्रिड पे चल रहा है सिस्टम। और अगर ये लाइट ग्रीन हो जाता है, इसका मतलब सोलर भी नहीं है ना ही ग्रिड है, सिस्टम बैटरी पे ऑपरेट हो रहा है ना। तो इससे आपको फायदे हैं कि आप दूर देखते ही डिस्प्ले के अंदर जाके उसके अंदर बिल्कुल बारीकी से देखने की जरूरत नहीं है, क्या चल रहा है क्या, ये आप दूर से ही देख के बता सकते हो क्या चल रहा है। ठीक है, इसका क्या फायदा है? वैसे भी अगर आप इन्वर्टर अपने घर में रखते हो तो दिन भर तो उसके डिस्प्ले को देखते नहीं बैठते ना, क्या समस्या है क्या नहीं है। फिर अगर आपके यहाँ ग्रिड भी बराबर है, सब सही है, ग्रिड भी बराबर है, बैकअप भी बराबर मिल रहा है, तो आप ध्यान भी नहीं देते हो, चलो चल रहा होगा सही। लेकिन अगर आपके यहाँ ग्रिड भी सफिशिएंट प्रेजेंट है, लेकिन अगर सोलर में कोई खराबी आ गई है, तो आप ध्यान नहीं दे पाते कि सोलर काम नहीं कर रहा है। आपका लोड तो चलता रहेगा ग्रिड एंड बैटरी पर। पता कब चलेगा? जब महीने का बिल कमजोर आएगा कि यार बिल तो काफी ज्यादा आ गया है, कैसे हुआ? फिर आप कंप्लेंट करोगे, तो कंप्लेंट करने से पहले आपका काफी नुकसान हो चुका होगा। तो बिल्कुल। इस सिस्टम का क्या फायदा? आप चलते फिरते आप डिस्प्ले देख सकते हो कि हाँ भाई इसका डिस्प्ले कैसा है, इसका डिस्प्ले डार्क ग्रीन है, इसका डार्क ग्रीन का मतलब सोलर पे चल रहा है। अगर आपको दिखा कि यार इसका डिस्प्ले लाइट ऑरेंज है या लाइट ग्रीन है, तो आप बोलोगे यार, डायरेक्ट समझ जाओगे कि ये सोलर पे नहीं चल रहा है। तुरंत आप चेक करवाओगे, कस्टमर केयर से गाइड ले लोगे, टेक्निकल सपोर्ट ले लोगे, कोई समस्या है तो वहाँ इंजीनियर विजिट कर जाएगा। तो अगर सोलर में प्रॉब्लम है तो आप डिस्प्ले देख के पता चल जाते होगे। कैसे आप आइडिया लगा सकते हैं कि यार सोलर तो सफिशिएंट है, बाहर धूप भी बढ़िया है,
उसके बाद भी इसका लोड भी ज्यादा नहीं चल रहा है, उसके बाद भी ये डार्क ग्रीन कलर नहीं है डिस्प्ले का, इसका मतलब मे बी सोलर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ओके, यस तो सर। इससे आप दूर से देखते ही पूरा स्टेटस समझ सकते हैं। अगर रेड कलर सॉलिड ग्लो कर रहा है, इसका मतलब आप समझ जाओगे प्रोटेक्शन में गया है। प्रोटेक्शन में अगर रेड बिलिंग कर रहा है, इसका मतलब एरर है। तो रेड अगर प्रोटेक्शन में जाता है तो इंजीनियर की जरूरत नहीं है, आपको कंप्लेंट कराने की जरूरत नहीं है। प्रोटेक्शन दिए ही इसलिए गए हैं कि सिस्टम अपने आप बचाव के लिए बंद हो जाए ना। कछुआ यस सर। होता है जैसे, उसके ऊपर एक शील्ड होती है, तो वो क्या होता है, कोई खतरा। खतरा आता है तो अपने आप बंद हो जाता है। अब आप ये यस मत सर। सोचना कि कछुआ बंद हो गया मतलब मर गया, नहीं, वो प्रोटेक्शन के लिए अंदर गया है। वैसे ही हमारा सिस्टम अगर रेड सॉलिड ग्लो कर रहा है, कलर शो कर रहा है, बंद हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, वो खराब नहीं हुआ है, प्रोटेक्शन में बंद हुआ है। तो आप यहाँ समझ सकते हो, आप इंजीनियर को अननेसेसरी कंप्लेंट रेज नहीं कराएंगे यहाँ कंप्लेंट, है ना। फिर आप देख सकते हो स्टेटस पे कि भाई क्या आ रहा है, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड है, बैटरी लो है, बैटरी आई है। ओवरलोड आ रहा है तो कस्टमर समझ सकता है मैंने कुछ लोड ज्यादा डाल दिया ना। इसका क्या फायदा है, अगर ऐसे हम कुछ देते ही नहीं, डायरेक्ट ओवरलोड पे बंद कर देते, इंडिकेशन ही नहीं देते, तो कस्टमर सोचता खराब हो गया। जरूरी नहीं सभी कस्टमर को लोड का आइडिया हो ना, गलती से कोई ज्यादा लोड डाल सकता है ना। बिल्कुल। तो ये मल्टी कलर एलसीडी डिस्प्ले के ये फायदे हैं, कोई भी कस्टमर दूर से देखकर उसको वर्किंग स्टेटस को समझ सकते हैं, ये बेनिफिट है इसके, ठीक है। उसके बाद ऑल पैरामीटर सेलेक्टेड, उसके अंदर जो भी डीसी पैरामीटर्स है, चार्जिंग करंट है, सोलर चार्जिंग वोल्टेज, ग्रिड चार्जिंग करंट, सोलर चार्जिंग करंट, बैटरी लो कट हाई कट, है ना। उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी एंड ग्रिड रिकनेक्ट वोल्टेज सभी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। सिस्टम का क्या फायदा है, अगर इस सिस्टम में आप ज्यादा बड़ी बैटरी लगा रहे हो तो आप सोलर चार्जिंग करंट घटा बढ़ा सकते हो। मान लीजिए अगर आप 150 एम्पियर की बैटरी लगा रहे हैं, 150 एम्पियर की बैटरी को 8 घंटे सोलर मिलता है, 8 घंटे में चार्ज करना है, तो कितना चार्जिंग करंट चाहिए, 18 एम्पियर सोलर चार्जिंग करंट चाहिए। बट अगर आप ये चेंज नहीं कर पाते, आपने 200 एम्पियर की बैटरी लगा दी, 200 एम्पियर की बैटरी को भी 8 घंटे में चार्ज करना है, 18 एम्पियर दिया तो ये चार्ज नहीं हो पाती, क्योंकि 200 एम्पियर की बैटरी को 25 एम्पियर सोलर चार्जिंग करंट चाहिए ना, वही तो 8 घंटे में चार्ज हो पाएगी। 8 घंटे में ही क्यों करना है चार्ज, सोलर से हम 10 घंटे में नहीं कर सकते क्या। सर धूप के ऊपर भी डिपेंडेंसी रहती है। ये सोलर मिलना भी तो चाहिए 10 घंटे के लिए, हार्डली 8 घंटे के लिए सोलर मिलेगा आपको, ठीक है। इसलिए ये चार्जिंग करंट सेट किए जाते हैं। अगर आप चाहते हो नहीं मैं तो 4 घंटे में ही फुल चार्ज करना है, 4 घंटे में फुल चार्ज करना है, आपने कर दिया 50 एम्पियर या फिर यहाँ पर कर दिया 36 एम्पियर, तो ये बैटरी के लिए नुकसानदायक है। जनरली बैटरी को उसकी एएच रेटिंग का 10% चार्जिंग करंट देना चाहिए। किसी भी आप हो, जनरली आपको खाना खाने में कितना टाइम लगता है, 20 से 25 मिनट, 20 मिनट लग जाता है, हाँ कितना टाइम लगता है खाना खाने में कि पेट भर जाए आपका, 20 मिनट भी लगता है। अगर आप 5 मिनट में जल्दी जल्दी बहुत स्पीड में खाना खाओगे तो क्या होगा, खाना तो आपके अंदर चला जाएगा लेकिन आपका पेट बाहर निकलने लगेगा, डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी या फिर अननेसेसरी बीमारी होगी। वैसे ही बैटरी के साथ होता है, बैटरी को आप बहुत हाई चार्जिंग करंट से आप चार्ज करोगे तो उसका भी पेट निकलने लगेगा, बैटरी मतलब फूल जाएगी, उसकी ग्रेविटी प्रॉपर नहीं बन पाएगी। इसलिए हम उसको 10% चार्जिंग करंट देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारी मजबूरी क्या है कि सोलर सिर्फ 8 घंटे के लिए रहता है, इसलिए 18 एम्पियर चार्जिंग करंट देना पड़ रहा है। 150 एम्पियर की बैटरी को 15 एम्पियर देना चाहिए, हम 18 एम्पियर के आसपास दे रहे हैं। लेकिन सोलर चार्जिंग करंट से प्रॉब्लम नहीं जाती, क्यों प्रॉब्लम नहीं जाती ज्यादा, कि सोलर मतलब घर का खाना, जैसे हमारे लिए होता है ना घर का खाना हेल्दी होता है, बाहर का खाना नुकसानदायक होता है, वैसे बैटरी के लिए ग्रिड बाहर से आ रही है तो वो उसके लिए बाहर का खाना हो गया, सोलर घर के ऊपर लगा है वो हो गया उसका घर का खाना। तो सोलर चार्जिंग करंट थोड़ा ज्यादा भी देंगे तो बैटरी पे इतना ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो प्योर डीसी आता है एक तो वो बैटरी की हेल्थ को भी मेंटेन करता है प्योर डीसी, ठीक है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी अवेलेबल 50 एंड 60 हर्ट्ज, इसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसी ऑप्शन होते हैं। इससे क्या फायदा है, इस सिस्टम को आप इंडिया प्लस आउट ऑफ इंडिया दोनों जगह पर यूज कर सकते हैं।
आउट ऑफ इंडिया भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी लगा सकते हैं, जहां पर 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी यूज होती है, जहां पर 50 हर्ट्ज यूज होती है वहां पर भी यूज कर सकते हैं। तो वर्ल्ड में 2 ही फ्रिक्वेंसी काम कर रही है, 50 एंड 60 हर्ट्ज, है ना, 50 एंड 60। तो ये सिस्टम इंडिया, आउट ऑफ इंडिया कहीं भी लगा सकते हैं आप। बाय डिफॉल्ट 50 हर्ट्ज पे ही आएगा ये, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम इंडिया में लगा रहे हैं ज्यादा। आप इंडिया में हो तो बाय डिफॉल्ट 50 हर्ट्ज पे आएगा। अगर आप या आपके कोई भी आपके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर अगर आउट ऑफ इंडिया उनका काम है, एक्सपोर्ट करते हैं, वहां पर 60 हर्ट्ज पे आपको ये यूज करना पड़ेगा सिस्टम, ठीक है। वहां पर सिस्टम आपको 60 हर्ट्ज पर यूज करना पड़ेगा। क्लियर? बट आप तो इंडिया में ही काम कर रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको तो जो बाय डिफॉल्ट 50 हर्ट्ज है बस वैसे ही लगा देना है, ठीक है। क्लियर? आपको 50-60 की चिंता नहीं करनी। बस एक एक्स्ट्रा फीचर है कि ये आउट ऑफ इंडिया भी इसको एक्सपोर्ट करके लगा सकते हैं, बेच सकते हैं। ओके, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी ऑफ। हाँ जी बोलिए। हेलो हाँ सर, जमाल कोई सी भी बोलिए। बैटरी को 8 घंटे में ही चार्ज किया जाएगा क्या? क्या बोल रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ कोई सी भी देखिए बैटरी यहाँ को हमारी क्या 150 मजबूरी है, 150 सोलर कितने घंटे के लिए मिल रहा है आपको? 8 घंटे के लिए ही मिल रहा है ना। अभी जो मैंने चार्जिंग करंट बताया ना, ये सोलर चार्जिंग करंट था, ग्रिड चार्जिंग नहीं। ये क्या था? ये सोलर चार्जिंग करंट है आपका। अब बताइए, चाहे आप 100 एम्पियर की बैटरी लगाओ चाहे 200 की लगाओ, सोलर तो उतने ही टाइम के लिए मिलेगा ना आपको, 8 घंटे ही। ऐसा तो नहीं है कि आपने वो 200 एम्पियर की बैटरी लगा दी तो जो सूरज है आपका वो 12 घंटे के लिए चमकेगा, नहीं ना। यहाँ तो कोई भी बैटरी लगाओ, चाहे 150 की लगाओ चाहे 200 की, आपको सोलर 8 घंटे के लिए ही मिल रहा है ना। इसलिए आपको अगर बड़ी बैटरी लगा रहे हैं तो सोलर चार्जिंग करंट बढ़ाना पड़ेगा 25 एम्पियर तक। तो ये फीचर हमारे सिस्टम में दिया गया है। कितना बेनिफिशियल है ये सिस्टम, इसमें आप सोलर चार्जिंग करंट बैटरी के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हो। कैसे इससे कंफर्म करेंगे कि हेलो क्या? हाँ जी। कैसे कंफर्म करेंगे कि इतनी एच की बैटरी को इतना एम्पियर करंट देना है? अच्छा ठीक है। हेलो हाँ हाँ हाँ, सर, देखिए कितने एम्पियर की बैटरी है आपकी? वो कोई सी भी बैटरी है सर, 150 एच नॉर्मली की मैं बैटरी, मानता हूँ। 150 एच, जी जी 150 जी जी एम्पियर। तो आपको कितने घंटे जी। में चार्ज करनी है बैटरी? अब आप सोलर 8 घंटे में मिलेगा तो सोलर से 8 ही घंटे में चार्ज करूंगा। देखो, एट अगर सपोज एच, ये क्या है? जी हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए, पहले 8 क्वेश्चन समझा दीजिए। 6 आवर में चार्ज करनी है मुझे। 6 आवर तो इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए। जी 6 एच से एच कट जाएगा, इससे इसको आप क्रॉस करोगे तो एम्पियर आ जाएगा यहाँ पर आपका, जी ठीक है। जी वैसे तो जनरली बैटरी को उसके एम्पियर रेटिंग का 10% चार्जिंग करंट देना चाहिए। 10% कितना आएगा? 150 एम्पियर का 15 एम्पियर जी ना। बट यही तो कंफर्म। 15 एम्पियर से सोलर प्रॉपर चार्ज नहीं हो पाएगी ना 8 घंटे में। सोलर 8 घंटे के लिए देखो, तो 150 एम्पियर की बैटरी, ए और एच। अगर आपको एम्पियर पता है कि आप कितने एम्पियर से चार्ज करना चाहते हैं, तो कितने घंटे में चार्ज होगी ये निकल जाएगा। और अगर आपको टाइम बाउंडेशन है कि मुझे इतने घंटे में ही चार्ज करना, तो एम्पियर उसके अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। ए एच, अगर जी तो आपको एच पता है तो एम्पियर निकल जाएगा, और एम्पियर पता है तो एच निकल जाएगा। सर तो 150 बैटरी की 150 एएच की बैटरी चार्ज करने के लिए कितना बड़ा सोलर लगाना पड़ेगा? कितना बड़ा सोलर लगाना पड़ेगा, जी इसको आगे हम कैलकुलेशन में बताएंगे कितना बड़ा सोलर लगेगा, ठीक है। हाँ क्योंकि सर जब हम टाइम कम करेंगे तो हमें एम्पियर रेटिंग बढ़ानी पड़ेगी ना, तो वो कैसे बिल्कुल बढ़ेगी? बिल्कुल, एम्पियर रेटिंग बढ़ानी पड़ेगी। तो सोलर तो हमें एमपीपीटी सोलर में तो हमें एक्चुअली जो एमपीपीटी सिस्टम है ना, सोलर चार्जिंग करंट घटा बढ़ा सकता है, जी वोल्टेज को करंट में भी कन्वर्ट कर सकता है। अभी मैं एमपीपीटी और पीडब्ल्यूए में जब डिफरेंस बताऊंगा ना आपको, उस जी टाइम ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ओके, ठीक है सर। तो अभी ये ऑल पैरामीटर सेलेक्टेड का फायदा था कि आप सोलर चार्जिंग करंट घटा या बढ़ा सकते। घटाने जी बढ़ाने से आप बड़ी बैटरी लगाओ या छोटी लगाओ, उसके अकॉर्डिंग चार्जिंग करंट सेट कर सकते हैं, ये फायदा है इसका। जी मल्टी कलर एलसीडी डिस्प्ले
फ्रिक्वेंसीएबल बता दिया। उसके बाद मल्टी स्टेज चार्जिंग। तो मल्टी स्टेज चार्जिंग मैंने आपको पहले बता रखी है ना, बता चुका हूँ ना मल्टी स्टेज चार्जिंग। तो फिर से बता कौन कौन सी दीजिए। स्टेज में चार्जिंग करता है सिस्टम, किस किस स्टेज में बल्क चार्जिंग करता है सिस्टम? फ्लोट। बल्क, फ्लोट एंड एब्जॉर्प्शन। बल्क, एब्जॉर्प्शन एंड जी फ्लोट। मैं आपको जी मल्टी चार्जिंग स्टेज के बारे में बताता हूँ एक बार, ठीक है? जी। मल्टी चार्जिंग स्टेज, बल्क, एब्जॉर्प्शन एंड फ्लोट। जैसे आप खाना खाते हैं वैसे ही हम बैटरी को खाना खिलाते हैं, चार्ज करते हैं। आपकी खाने से चार्जिंग होती है ना आपकी, ऐसी बैटरी को चार्ज करते हैं हम लोग। तो आप देखिए, जब आपको जी बहुत ज्यादा भूख लगती है तो थोड़ा जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, भूखे हो जाते हैं, तब फिर आपका पेट भरने लगता है तो आप धीरे धीरे खाने की स्पीड कम कर देते हैं, है ना? जी फिर आपका पेट बिल्कुल भर जाता है, हाँ जी हो गया, उसके बाद भी खाना बंद कर देते हैं क्या? उसके बाद कुछ मीठा खाते हैं, है ना? जी। हाँ, खाने के सर बाद सौंफ और मिश्री खाई जाती है, या गुड़ खाया जाता है, या पान खाते हैं कोई लोग, है ना? मैं खीर खा के बैठा हूँ। इसलिए प्रॉपर डाइजेशन हो, प्रॉपर मतलब खाना जगह पे पहुंच जाए, प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो जाए, इसलिए खाते जी हैं। तो ये बल्क स्टेज जब बहुत ज्यादा भूख लगी है बैटरी को। एब्जॉर्प्शन जब बैटरी का पेट भर गया, आप धीरे धीरे उसकी चार्जिंग स्पीड कम करते हैं। फ्लोट में जब बैटरी फुल चार्ज है उसको मेंटेन करके रखनी होती है। जी तो बल्क स्टेज में जब बैटरी खाली होती है तो हम हाई चार्जिंग करंट देते हैं। ये हाई चार्जिंग करंट जा रहा है, जी हाई चार्जिंग करंट जा रहा है, मान लीजिए 12 एम्पीयर दिया मैं। फिर जैसे ही बैटरी 80-85% के आसपास चार्ज हो जाती है, उसके बाद हम धीरे धीरे चार्जिंग करंट डाउन करने लगते हैं। कैसे? 10 9 एम्पियर, 8 एम्पियर, 6 एम्पियर, 4 एम्पियर, 3 एम्पियर तक डाउन कर देते हैं, ठीक है? जी उसके बाद जब बैटरी चार्ज हो जाती है लगभग फुल, उसके बाद हम चार्जिंग बंद नहीं करते हैं। उसके बाद भी उसको एक कांस्टेंट वोल्टेज पर मेंटेन करके रखते हैं। कितने एम्पियर से? 1.5 से 2 एम्पियर, 1.5 एम्पियर के आसपास उसको सोलर चार्जिंग करंट, या मतलब चार्जिंग करंट देते रहते हैं 1.5 से 2 एम्पियर के आसपास। यस सर, ये तो ये ये तो होती है सिस्टम। मल्टी चार्जिंग स्टेज। ये है स्टेज, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, मतलब अलग अलग स्टेज में चार्ज करते हैं, जिससे बैटरी की ग्रेविटी एंड हेल्थ दोनों मेंटेन रहती है, बढ़िया बैकअप देती है, ये तो ठीक है? सिस्टम करता हूँ अपने आप सर। ये अपने आप सिस्टम के अंदर प्रोफाइल प्रोग्रामिंग सेट होती है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है? जी आपको कुछ हमारे नहीं पास। करना होता है, सिस्टम अपने आप करेगा सब, ओके? उसके बाद आप जब खाना खाते खाते बोर हो जाते हैं तो फिर एक बार मन करता है महीने में बाहर जाने का, या नहीं करता? जी महीने में बाहर खाना खाने का मन करता है आपका? जी फिर आप क्या करते हो? स्वाद स्वाद में थोड़ा जम के खा आते हो, या फिर स्पेशल खाने का, जरूरी नहीं बाहर ही खाना हो, घर में भी कुछ स्पेशल बनाने का मन करता है, यार आज चाट वगैरह बना ली जाए, है ना? आज इडली ये बना लिया जाए, डोसे बना लिए जाए, है ना? तो आप स्वाद स्वाद में थोड़ा सा ज्यादा खा लेते हो, होता है? वही बैटरी के साथ करते हैं। यार बैटरी का मन भी होता है ना थोड़ा सा ज्यादा खाने का, तो महीने में एक बार इसको इक्वलाइज चार्जिंग स्टेज में डाला जाता है। इक्वलाइजेशन, इक्वलाइज चार्जिंग स्टेज में डाला जाता है। इसमें क्या करते हैं? 0.5 वोल्ट ज्यादा चार्ज करते हैं एम्पियर के साथ, कांस्टेंट एम्पियर से, ठीक है, हल्के से बढ़ाकर। तो ये है इक्वलाइजेशन चार्जिंग स्टेज। ये ऑटोमेटिक महीने में एक बार होती है। ये वाली रेगुलर चार्जिंग स्टेज है, डेली इस पे चार्ज होती है। महीने में एक बार बैटरी को 0.5 वोल्ट, मतलब जितना आपने चार्जिंग वोल्टेज सेट किया है, अगर 14.5 किया तो उसको 15 वोल्ट तक चार्ज करते हैं महीने में एक बार। ये अपने आप करेगा सिस्टम, इक्वलाइजेशन चार्जिंग स्टेज, ठीक है? ये अलग अलग चार्जिंग स्टेजेस होती है। मल्टी चार्जिंग स्टेज से बैटरी की ग्रेविटी एंड लाइफ दोनों मेंटेनेंस देती है। चार्जिंग स्टेज में अगर किसी को डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। है डाउट किसी को? नहीं सर। नहीं, आगे बढ़े। सोलर प्रायोरिटी ऑफ लोड एंड बैटरी चार्जिंग। ये हमेशा लो, पीसीयू और स्मार्ट हाई, पीसीयू और स्मार्ट मोड डाला है तो सोलर को प्रायोरिटी देगा। और तीनों मोड डालें, किसी भी मोड में डाल दो, ये बैटरी चार्जिंग हमेशा सोलर को ही प्रायोरिटी देगा। बैटरी चार्जिंग की प्रायोरिटी किसको देगा? हमेशा बैटरी चार्जिंग की प्रायोरिटी हमेशा सोलर को ही रहेगी। क्यों रहेगी? एक तो सोलर अगर कम आ रहा है
और वो अगर सफिशिएंट लोड नहीं चला पा रहा है, फिर बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी, तो ग्रिड कनेक्ट करते हैं। ग्रिड कनेक्ट करते ही क्या होता है, रेक्टिफायर ऑन हो जाता है, फिर सोलर से लोड नहीं चला सकते क्योंकि इन्वर्टर ऑन करना पड़ेगा सोलर से लोड चलाने के लिए। इसलिए जो सोलर चार्जिंग करंट आ रहा है वो बैटरी में डाल देते हैं। और सोलर से बैटरी चार्ज करने का फायदा भी है, जितना भी करंट आ रहा है सोलर से वो बैटरी में डाल देते हैं कि सोलर से प्योर डीसी आ रहा है, तो बैटरी की लाइफ भी अच्छी रहती है। उसके साथ साथ हमको कन्वर्जन नहीं करना पड़ता है। अगर आप सोलर से लोड चलाओगे तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ग्रिड से चार्ज करोगे तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जी ये कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए हम लोग बैटरी चार्जिंग की प्रायोरिटी सोलर को ही देते हैं हमेशा। प्रेफरेंस टू सोलर पावर ओवर ग्रिड पावर, पीसीयू एंड स्मार्ट मोड में हमेशा सोलर को ग्रिड से ज्यादा प्रायोरिटी देगा। मतलब आपके घर में अगर ग्रिड प्रेजेंट भी है तो और सोलर भी है, तो ये सोलर को प्रायोरिटी देगा, क्योंकि आपने सोलर लगाए क्यों है, बिल बचाने के लिए और सोलर को यूज करने के लिए ना। आप आज ग्रिड यूज नहीं करोगे तो क्या है, आपका बिल कम हो जाएगा। बट आज आपने अगर सोलर यूज नहीं किया, ग्रिड यूज कर लिया, तो ये नहीं है कि आप कल को डबल सोलर यूज कर लोगे, ये ऐसा नहीं होता है। सोलर आज का गया मतलब गया फिर वो, ठीक है। सोलर पैनल तो धूप में पड़े हैं, वो तो काम कर रहे हैं, भले ही आप यूज करो या ना करो, उनकी लाइफ तो देखिए हो रही है ना, धूप में पड़े पड़े काम करते करते। तो ऐसे वो होता है ना, टाइम गया तो वापस नहीं आएगा, पैसे ही। सोलर पावर अगर आपने यूज नहीं किया तो वो गया, वापस नहीं आएगा, या तो उसको स्टोर कर लो या यूज कर लो, ठीक है। या सर फिर फिर ऑन ग्रिड है तो उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। जी सर फिर से समझाना इसको एक बार, क्या मतलब इसका? किसका? सोलर का ये ये है कि सोलर को आज अगर आपके पास सोलर पावर है और आज लोड नहीं चलाते, आपने सारा लोड बंद कर दिया, बैटरी चार्ज हो गई है, जी अब जो पावर अवेलेबल है उसको यूज नहीं करोगे तो वेस्ट हो जाएगा, ये मतलब है इसका। जी तो ऐसा नहीं है कि आज पर आपने बिल्कुल लोड नहीं चलाया तो कल ज्यादा लोड चला सकते हैं सोलर से, नहीं। बैटरी तो उसका फुल चला दी। जनरेशन लिमिटेड है और वो डेली जी जनरेशन होगा, आप यूज करो या ना करो। जी क्लियर? क्लियर। जैसे ये डेटा के साथ होता है, हाँ डेली सर डेटा 1.5 GB आप यूज करो या ना करो, वो तो खत्म होगा, हाँ करो, है खत्म ना। होना है। जिसका कैरी खत्म फॉरवर्ड है वही होगा ही वो। खत्म। नहीं, वो रोल ओवर हटा दो, वो अलग अलग चीज है ना। हम्म, रोल ओवर नहीं होता है, इसके लिए आपको ऑन ग्रिड में होता है रोल ओवर, ठीक है, ऑन ग्रिड सिस्टम में। वहां पर क्या करोगे, अगर आप यूज नहीं करते हैं तो वो एक्सपोर्ट हो जाएगा सारा का सारा पावर ना, जी वो बाद में यूज कर सकते हैं, वो अलग मैटर है। बट अभी हम लोग ऑफ ग्रिड की बात कर रहे हैं, ये डेली डेटा है, डेली डेटा है, अगर आप यूज कर लो। और लिमिटेड भी है ना, डेली डेटा है, ऐसा थोड़ी है 1.5 GB तो आप 2 GB यूज कर लोगे, नहीं है ना। वैसे सोलर भी लिमिटेड है, 1.5 GB Yes. मतलब 1.5 GB यूज कर सकते हैं, तब 1.5 से ज्यादा नहीं। और अगर आप बिल्कुल यूज नहीं करोगे तो वो लैप्स हो जाएगा, 8 घंटे ये सोलर के साथ है, यस सर। जो वर्किंग पीरियड है उसके अंदर। यस प्रेफरेंस सर। उसका प्योर साइन वेव आउटपुट होता है, इसका आउटपुट कैसा होता है, प्योर साइन वेव। साइन वेव, स्क्वायर वेव, मॉडिफाइड साइन वेव में हम डिफरेंस बता चुके हैं आपको। ये प्योर साइन वेव है, इसके ऊपर लोड स्मूथली रन करता है, स्मूथली रन करता है। इसका वोल्टेज रेगुलेशन भी काफी अच्छा होता है, वोल्टेज रेगुलेशन काफी अच्छा होता है। उसके बाद जो अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं, चला रहे हैं, उनकी लाइफ भी ज्यादा अच्छी होती है। ओके, ओके सर। प्रोटेक्शन, आरबीपी, आरएसपीपी, ओबीएल, बीएल, ये क्या है, प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन मतलब अगर आपने रिवर्स बैटरी प्रोटेक्शन, अगर आपने बैटरी की तारें उल्टी लगा दी तो क्या होगा, फ्यूज फ्यूज नहीं जलेगा, उड़ेंगे। फ्यूज ही उड़ेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं उड़ेगा। अच्छा। अब एक बात बताओ, मतलब सिस्टम जलेगा नहीं, खराब नहीं होगा, आप फ्यूज चेंज करो दोबारा चल पड़ेगा। जैसे कि आप देखो, अगर आप हेलमेट लगाते हो और बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होगा, फ्यूज उड़ेंगे ना आपके, और कुछ थोड़ी होगा, या थोड़े बहुत हाथ पैर घिसेंगे, या का हड्डी टूटेगी, है ना। बट जो आपका दिमाग है, जो आपका मेन कंट्रोल यूनिट है, वो तो सेफ रहेगी, आप मरोगे नहीं ना, जिंदे रहोगे। हाँ सर। अगर सर। दिमाग में ही चोट आ गई तो वो सीरियस चोट है ना फिर। हाँ सर। तो वैसे ही इसका सर सीरियस क्या अगर है, मेन कार्ड और मोस्फेट। अच्छा। हाँ, इसका सर दिमाग अगर क्या है, अपन कंट्रोल। हाँ जी, आप बोल लीजिए, हम बाद में बोलेंगे, बोलिए। सर अगर अपन सामने से इन्वर्टर है, उसके तार है, उनको रिवर्स लगा दें
तब हाँ। उसमें क्या होता है? उसमें भी अधिकतर फ्यूज उड़ेंगे, उसके फ्यूज ब्लोन, फ्यूज उड़ेंगे, डीसी फ्यूज जल जाएंगे, डीसी फ्यूज। डिश ओके, फ्यूज। तो सर मेरे प्रोटेक्शन, पास एक हाँ जी, शामसी जल्दी है, जल्दी। उसके उसके भी उल्ट दोनों ये लग गए रिवर्स। तो उसके हम्म। फ्यूज तो एकदम सही है, लेकिन वो अब ऑन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। अच्छा, फ्यूज हाँ, तो बिल्कुल सही है लेकिन ऑन नहीं हो रहा है। हाँ जी सर। आपने उसके बाहर रिवर्स लगा दिए थे? हाँ सर, कस्टमर ने लगा दिए थे, हमने नहीं। कस्टमर ने लगा दिए थे? तो हाँ सर। कस्टमर को पहले तो इंस्टॉलेशन आपको करनी चाहिए, या फिर आप नहीं सर, नहीं वो कर पा क्या रहे है, हैं तो आपको पहले उनको सफाई गाइड करना था, प्लस माइनस का आइडिया देना था। आप अगर आप अपने हाथ से तो कोई सर गलती वो करते हैं, अपने को। कस्टमर कोई गलता करता है, तो ये तो आउट ऑफ वारंटी हो जाएगा सिस्टम। ये सिस्टम आउट ऑफ हाँ वारंटी सर। हो गया आप, ठीक है। अच्छा, तो सर उसका कोई सॉल्यूशन, मतलब उसमें क्या खराब हुआ इसका होगा, सॉल्यूशन है, कस्टमर इसकी तो रिपेयर करा। कंप्लेंट रेज करा दीजिए और उनको बता दीजिए क्या अच्छा। क्या कंडीशन हुई है ना। इंजीनियर अच्छा। अपने आप पे ओके चेक कर लेंगे, ठीक है। ओके ओके, सर। तो आरबीपी रिवर्स ओके। बैटरी प्रोटेक्शन है, इससे सिस्टम खराब नहीं होगा, जैसे हेलमेट से आपका दिमाग नहीं उड़ेगा, फ्यूज उड़ेंगे बस, हाथ पैर टूटेंगे, ठीक है। सब जान नहीं जाएगी, मैसेज मेन कार्ड पर लोड नहीं पड़ेगा, है ना। उसके बाद आरएसटी भी, अगर सोलर के वायर उल्टे लगे हैं, फुल चार्जर ऑन नहीं होगा, है ना। रिवर्स सोलर इंडिकेशन और रिबो है। ओबीएल ओवरलोड, अगर आपने लोड ज्यादा डाल दिया तो सिस्टम खराब नहीं होगा ना। RSPP रिवर्स सोलर फोटोवोल्टाइक, एक सोलर को मिनट। क्या बोलते हैं? एसपीबी, मतलब सोलर फोटोवोल्टाइक। फोटो फोटोवोल्टाइक, सोलर फोटोवोल्टाइक, ओके। फोटोवोल्टाइक, ओबीएल मतलब ओवरलोड, अगर आपने ज्यादा लोड डाल दिया तो सिस्टम खराब नहीं होगा, बोल देगा कि भाई लोड ज्यादा है, मैं बंद हो रहा हूँ, ठीक है। ओवरलोड दिखा देगा। तो आपके ऊपर ज्यादा वजन रख दो तो आप क्या बोलो, अरे यार ज्यादा वजन हो गया, उतारो उतारो जल्दी, है ना। बैठ जाएंगे हम तो। अरे नहीं, लिमिट होती है उसकी भी यार। ये सर 15 अगर किलो। आपकी कैपेसिटी है 20 किलो उठाने की वजन, आपके ऊपर कितना डाल दिया हमने, 22 किलो डाल दिया, तो आप बोलोगे यार थोड़ा ज्यादा हो गया, बोलने लगोगे, है ना, आवाज करने लगोगे, ठीक है। और अगर हमने 25 किलो डाल दिया तो बैठ जाएंगे। जोर से आवाज करोगे। अच्छा। और अगर हमने डाल दिया 30 किलो, फेंक दोगे उसको, यार बस करो नहीं उठा रहा मैं, ये है सर ना। तो लिमिट होती है, बेसिक सिस्टम 150% के अंदर अंदर लोड डालते हैं तो वो ओवरलोड सेंस करेगा। क्या सेंस करेगा? ओवरलोड। ओवरलोड। और अलग अलग लोड लिमिट होती है इसकी, मैं ओवरलोड की लिमिट बताता हूँ आपको क्या क्या होती है, ठीक है। ये देख, ओवरलोड, आईटी मोड इनेबल डिसेबल में अलग होता है, मैं आईटी मोड डिसेबल में बताता हूँ क्या। 100% से ज्यादा लोड डाल दिया तो 30 सेकेंड के डिले पे ऑटो रिसेट होगा 3 बार। ऑटो रिसेट का मतलब बोलेगा ओवरलोड हो गया, फिर चलने लगेगा, फिर बोलेगा ओवरलोड हो गया, फिर चलने लगेगा, बोलेगा ओवरलोड हो गया, फिर चलने लगेगा। और अगर आपने 3 बार उसको सिग्नल देने के बावजूद लोड बंद नहीं किया तो फिर वो क्या होगा, वो शट डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शट उसके डाउन बाद बंद हो वो जाएगा। शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। आईटी मोड में क्या होता है, 100% से ज्यादा लोड डाल दिया तो 30 सेकेंड में बंद हो जाएगा, एक बार अलार्म करेगा आईटी मोड में, बस बंद हो जाएगा। और अगर आपने 150% से ज्यादा लोड डाल दिया तो आउटपुट गोज डाउन, वो शॉर्ट सर्किट शो कर देगा। लिमिट होती है उसकी भी, ठीक है। यस सर। क्लियर? जैसे क्लियर। आपकी लिमिट होती है कि चलो भाई 30 किलो कैपेसिटी है, 25 किलो डाल दिया तो बोल दोगे यार ज्यादा वजन हो गया, और डायरेक्ट डाल दिया 50 किलो की कट्टी रख दी आपके ऊपर तो बैठ उठाए जाओगे, उठाएंगे धड़ ही नहीं। उठा ही नहीं पाओगे। तो वही सिस्टम के साथ होता है। उसके बाद सर बैटरी लो, तो बैटरी लो में क्या होता है, जैसे बैटरी लो की सिस्टम आउटपुट बंद कर देगा, उसको कभी भी ओवर डिस्चार्ज या डीप डिस्चार्ज नहीं करेगा, ठीक है। कभी भी यस। डीप डीप डिस्चार्ज नहीं करेगा, तो ये प्रोटेक्शन में बंद होता है। उसके बाद ओबीसी ओवर बैटरी चार्जिंग, तो बैटरी को ओवर चार्ज नहीं करेगा। अगर बैटरी गलती से ओवर चार्ज हो जाती है तो ये बैटरी हाई दिखा के बंद हो जाएगा, ठीक है। या फिर आपने ज्यादा बैटरी लगा दी, एक सिस्टम में 2 बैटरी लगा दी, सिंगल बैटरी का था, वहां भी ये
वो भी बैटरी हाई दिखाकर बंद हो जाएगा। ओके, उसके बाद शॉर्ट सर्किट के लिए मैंने आपको बता चुका हूँ शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है। शॉर्ट सर्किट मतलब इसके आउटपुट पर अगर बहुत एक्सेसिव, बहुत अत्यधिक मात्रा में, किसमें अत्यधिक मात्रा में करंट फ्लो होता है, सिस्टम के आउटपुट पर अगर बहुत मात्रा में करंट फ्लो होता है तो उसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं। इसके मेन रीजन है, मेजर रीजन क्या है, क्या आपके लाइन और न्यूट्रल आपस में शॉर्ट हो गए हैं, लाइन और अर्थिंग शॉर्ट हो गए हैं, या फिर आपने 150-150% से ज्यादा लोड डाल दिया है। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट में ये कंडीशन आती है, ज्यादा 90% अगर मान लो तो ये बाहर, 10% केस में ऐसा भी होता है कि सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आ गई है, मतलब या तो उसके मॉसफेट शॉर्ट हो गए हैं, या उसका आउटपुट कैपेसिटर शॉर्ट हो गया है, या फिर उसका मेन ट्रांसफार्मर शॉर्ट हो गया है। ये कंडीशन ओनली बहुत कम आएगी, 10% ले लो आप शॉर्ट सर्किट के मामले में। शॉर्ट सर्किट अगर बाहर होता है तो ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इन तीनों में से भी 9% मॉसफेट के चांसेस होते हैं, 1% इन दोनों के चांसेस होते हैं, मतलब जनरली मॉसफेट शॉर्ट होते हैं। ओके, या फिर उसके सर्किट में कोई प्रॉब्लम आती है। मेन ट्रांसफार्मर और आउटपुट कैपेसिटर बहुत रेयर कंडीशन में ही शॉर्ट होते हैं, बहुत कम कंडीशन में। तो अगर शॉर्ट सर्किट दिखा रहा है तो आप सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले सिस्टम के बैक साइड से आउटपुट रिमूव कर दो, आउटपुट रिमूव करके उसको दोबारा ऑन करो। तो दोबारा ऑन करने के बाद अगर वो दोबारा ऑन हो जाता है, इसका मतलब शॉर्ट सर्किट सिस्टम के बाहर है, का सिस्टम बिल्कुल सही है। अगर आउटपुट हटाने के बावजूद दोबारा ऑन नहीं होता, इसका मतलब कमी सिस्टम के अंदर है। फिर आप सिस्टम को बंद करके चालू में चेक नहीं करना है, अभी क्या बंद करना है, पूरा बैटरी डिस्कनेक्ट करनी है, सोलर डिस्कनेक्ट, ग्रिड डिस्कनेक्ट, लोड डिस्कनेक्ट। उसके बाद आप सबसे पहले मॉसफेट चेक करोगे। ओके, सबसे पहले मॉसफेट चेक करोगे, क्योंकि मॉसफेट खराब होने की संभावना ज्यादा होती है। मेन ट्रांसफार्मर, आउटपुट कैपेसिटर बहुत रेयर कंडीशन में खराब होते हैं। ओके, तो ये शॉर्ट सर्किट में जाएगा तो प्रोटेक्शन। उसके बाद IHB एंड ILB प्रोटेक्शन, इनपुट हाई वोल्टेज एंड इनपुट लो वोल्टेज। अगर ग्रिड से ज्यादा वोल्टेज आ गया, कितना ज्यादा वोल्टेज आ गया, IT मोड इनेबल में 270 से ज्यादा, या फिर IT मोड डिसेबल में 290 वोल्ट से ज्यादा आ गया, तो ये हाई कट, मतलब मेन हाई कट में बंद, डिस्कनेक्ट कर देगा मेन को और बैटरी पे शिफ्ट हो जाएगा। वहीं अगर IT मोड इनेबल में 170 वोल्ट से नीचे, तो IT मोड डिसेबल में 100 वोल्ट से नीचे अगर वोल्टेज आ गया तो ये लो कट में बंद हो जाएगा। लो कट, इसको बोलते हैं मेंस लो कट, इसको बोलते हैं मेंस हाई कट, MLC MHC। तो ये IT मोड इनेबल में है, तो ये IT मोड डिसेबल में। ठीक है, वोल्टेज रेंज पहले बता चुका हूं मैं आपको। उसके बाद कॉम्पिटेबल विथ डीजी एज एन इनपुट सोर्स। डीजल जनरेटर से क्या हमारा सिस्टम चार्ज हो सकते हैं कोई भी बिना किसी प्रॉब्लम के? डीजल जनरेटर में क्या कमी आती है, कभी कभी उनकी फ्रीक्वेंसी आउट हो जाती है डीजल जनरेटर की ना। अपने डीजल जनरेटर देखेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी आउटपुट वगैरह हाथ से सेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी आउट आती। तो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी आउट है तो जनरली सोलर कोई भी इन्वर्टर सिस्टम चार्जिंग नहीं लेगा, कि इन्वर्टर सिस्टम 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लेता है। कितना? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी उसको इनपुट में चाहिए, प्लस माइनस 5% का टॉलरेंस। तो 5% में से तो होती है 47.5, हम 47 ले लेते हैं। 47 हर्ट्ज से लेके 53 हर्ट्ज के बीच में अगर आपकी फ्रीक्वेंसी आती है, तो चाहे वो डीजल जनरेटर से आ रही है या फिर ग्रिड से आ रही है, वो इनपुट ले लेगा। अगर फ्रीक्वेंसी इससे आउट जाती है, इससे कम, इससे ज्यादा, तो वो फ्रीक्वेंसी आउट दिखा देगा सिस्टम। फिर फ्रीक्वेंसी आउट में से ग्रिड की कंडीशन में नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी आउट किस कंडीशन में होती है जनरली? डीजल जनरेटर के केस में। तो फिर आप इसमें हमने एक कस्टम मोड दिया है, डीजी मोड। डीजी मतलब डीजल जनरेटर मोड। डीजी मोड में क्या होगा, अगर ग्रिड फ्रीक्वेंसी आउट हो गई है तो डीजी मोड इनेबल करके, या फिर आप डीजल जनरेटर से चार्जिंग करना चाहते हैं इमरजेंसी में, तो आप डीजल जनरेटर से चार्ज करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, डीजी मोड इनेबल करके बैटरी को डीजल जनरेटर से चार्ज कर सकते हैं। इमरजेंसी में होता नहीं, सोलर भी नहीं है
और ग्रिड भी नहीं है, इमरजेंसी में क्या करना है, बैटरी चार्ज करना है, इसके अंदर एक डीसी मोड एक्स्ट्रा दिया जाता है। बट एक चीज और, जैसे ही आप डीसी मोड इनेबल करोगे आईटी मोड अपने आप डिसेबल हो जाएगा। क्यों? कि आईटी मोड मतलब सेंसिटिव लोड चलाने के लिए होता है, पर डीसी मोड में तो आप आउट फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, इस रेंज से बाहर की फ्रीक्वेंसी को आने दे रहे हैं, तो जो आउट फ्रीक्वेंसी तो आपके सेंसिटिव लोड के लिए खतरनाक है ना। तो सिस्टम पहले ही हाथ खड़े कर देगा, भाई आपने डीसी मोड इनेबल कर दिया है, मैंने अपना आईटी मोड बंद कर दिया है, अब आप अपना सेंसिटिव लोड मत चलाइए। के बावजूद अगर आप सेंसिटिव लोड चलाते हैं तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी है। मैंने अपना आईटी मोड अपने आप पहले ही बंद कर चुका है, तो अगर डीसी मोड ऑन है तो आईटी मोड काम नहीं करेगा। ठीक है, कभी भी देखना, अगर डीसी मोड ऑन है तो आईटी मोड काम नहीं करेगा। उसके बाद कॉम्पेटिबल विद आईटी लोड, मतलब ये सिस्टम में एक यूपीएस आईटी मोड भी देते हैं। यूपीएस आईटी मोड का क्या फायदा है? यूपीएस आईटी मोड से अगर आपको सेंसिटिव लोड चलाना है, नॉर्मल घर में जो जनरली सेंसिटिव लोड यूज होते हैं, वाईफाई राउटर है, तो सीसीटीवी कैमरे वगैरह चल रहे हैं, अडेप्टर है उसका, उसके बाद आपका कोई डेस्कटॉप वगैरह है, तो आप इसको आईटी मोड इनेबल करके काम चला सकते हैं। बट हाई सेंसिटिव लोड है, मतलब जो बैंकिंग सेक्टर में यूज होते हैं, ऑपरेशन थिएटर में यूज होते हैं, वो अलग चीज है, वहां आपको ऑनलाइन यूपीएस लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका जनरली नॉर्मल सेंसिटिव लोड है तो आप ऑफलाइन यूपीएस लगा लो और आईटी मोड इनेबल करके, या फिर इसको हम यूपीएस मोड भी बोलते हैं, यूपीएस मोड ऑन कर आप अपना नॉर्मल सेंसिटिव लोड चला सकते हैं। ठीक है, अब बोलो सर ऑनलाइन यूपीएस खरीदने, तो ऑनलाइन यूपीएस इसके मुकाबले महंगा मिलेगा आपको, महंगा मिलेगा, उसके साथ साथ उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी कम होती है, क्योंकि उसका इन्वर्टर सेक्शन हमेशा ऑन होता है। तो इन्वर्टर सेक्शन में जो कंजप्शन होता है वो हमेशा होता रहता है। बट ऑफलाइन में क्या करता है, ये ग्रिड बाईपास कर देता है। जिस टाइम आपकी ग्रिड बाईपास होती है उस टाइम इन्वर्टर सेक्शन बंद होगा, उस टाइम वो जो पावर कंजप्शन या लॉसेस होता है डीसी टू एसी, वो कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या फीचर है इसका, कॉम्पेटिबल विथ एसएमएफ जेल एंड ट्यूलर बैटरी। एसएमएफ सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी होती है, आपको पहले बता रखा है, ड्राई बैटरी जो होती है। ओके, तो इसमें आप मल्टीपल बैटरी ऑप्शन है, चाहे एसएमएफ बैटरी लगाओ या जेल या ट्यूबलर। तो जो जेल बैटरी भी ट्यूबलर बैटरी जैसी होती है, इसके अंदर जेल भरा होता है। ठीक है, तो अभी तो आपको फील्ड पे सबसे ज्यादा ट्यूबलर बैटरी मिलेगी, उसके बाद एसएमएफ बैटरी, जेल बैटरी कम ही मिलेगी। कुछ कंपनी ने लॉन्च की थी लेकिन उनमें काफी कंप्लेंट आती थी। अभी तो ये मार्केट में नहीं मिलेगी आपको ज्यादा, ट्यूबलर एंड एसएमएफ मिलेंगी। ठीक है, एसएमएफ भी कम से कम जनरली ट्यूबलर मिलेगी, इसलिए बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम होगा ये ट्यूबलर चार्जिंग मोड के अंदर सेट हुआ होगा, है ना। उसके बाद प्रायोरिटी सिलेक्शन पीसीयू स्मार्ट एंड हाइब्रिड। पीसीयू स्मार्ट हाइब्रिड के बारे में पहले भी बता चुके हैं। पीसीयू मोड जनरली बैकअप के लिए यूज होता है। कहाँ पर पीसीयू मोड कहाँ यूज होता है? शहरों में जनरली बिल सेविंग के लिए। सेविंग ये मोड बिल सेविंग के लिए होता है। यस सर। इसमें ये सबसे पहले सोलर को प्रायोरिटी देगा, सोलर जब कम हो जाएगा तो बैटरी के साथ शेयरिंग करेगा, मतलब सेकंड प्रायोरिटी बैटरी को जाएगी, और लास्ट में ग्रिड ग्रिड। आखिरी में यूज करेगा जब बैटरी 11.8 वोल्ट से नीचे आ जाएगी, तब 11.8 क्या है मेंस रिकनेक्ट वोल्टेज, उसी टाइम ये ग्रिड लेगा। अगर बैटरी यहाँ तक नहीं आती तो ये बैटरी पे चलता रहेगा, सुबह दोबारा सोलर आएगा तो सोलर पे चल पड़ेगा। तो ये मोड होता है बिल सेविंग के लिए। ये वहां लगाते हैं जहां 20 से 22 घंटे लाइट होती है। क्यों? क्योंकि ये सोलर के बाद बैटरी यूज कर रहा है, अगर ग्रिड कम आती है तो बैकअप में प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद है आपका स्मार्ट मोड। स्मार्ट मोड ये बिल सेविंग प्लस बैकअप दोनों पर्पज से लगाया जाता है। ये जहाँ 15 से 20 घंटे के आसपास लाइट होती है सेमी अर्बन एरिया टाउन्स वगैरह में, ये प्रायोरिटी सोलर को देगा। सोलर जाने के बाद ये ग्रिड पे चलेगा, ग्रिड के बाद लास्ट में यूज करेगा बैटरी की। इसको सोलर से बिल भी बचाना है और आखिरी में बैटरी यूज करके बैकअप के लिए भी रखना है। तो ये मोड डे टाइम में तो पीसीयू मोड जैसे काम करेगा, नाइट में ये हाइब्रिड मोड जैसे काम करता है। डे टाइम में सोलर प्लस बैटरी, नाइट में ग्रिड देन बैटरी। ओके सर, तो ये होता है स्मार्ट मोड, ये बिल सेविंग और बैकअप दोनों के लिए होता है। उसके बाद होता है आपका हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड जनरली गांव में यूज करते हैं, या फिर जहाँ मेंस बहुत कम आती है, आती जाती रहती है, तो ये हमेशा ग्रिड को प्रायोरिटी देगा। ग्रिड के बाद ग्रिड को प्रायोरिटी देगा,
मतलब जैसे ग्रिड आएगी पूरा लोड शिफ्ट कर देगा ग्रिड के ऊपर, और सोलर और ग्रिड मिलके बैटरी चार्ज करने लगेंगे, क्योंकि ग्रिड का भरोसा नहीं है ना, कभी भी आ जाए कभी भी चली जाए। जैसे ही अच्छा। ग्रिड आएगी तुरंत ग्रिड के ऊपर टूट पड़ेगा ना, तो हम्म, ये ग्रिड को प्रायोरिटी देगा। ग्रिड जाने के बाद तो फिर अपना सोलर और बैटरी तो है ही सही, तो ये मोड बैकअप को प्रायोरिटी देगा हमेशा। ठीक है, yes, ये sir. अलग अलग वर्किंग मोड होते हैं, ये मोड आपको सेलेक्ट करने होते हैं। सेलेक्ट करना मैं आपको बता दूंगा कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं। क्लियर? Yes, sir. अलग अलग वर्किंग मोड होते हैं। ठीक है, Sir. ILV होता है मतलब इनपुट लो वोल्टेज। इनको ILV समझ नहीं आया। ILV मतलब इनपुट लो वोल्टेज। इसका मतलब जब लो वोल्टेज आता है ना ग्रिड से, 100 वोल्ट आ गया, 50 वोल्ट आ गया, तो लो वोल्टेज हमारे लोड के लिए खराब होता है ना, आपका लोड खराब हो जाएगा। पंखे को आप 50 वोल्ट दोगे तो क्या होगा, वो घूमेगा, घूमने की कोशिश करेगा, घूम नहीं पाएगा और जल जाएगी मोटर उसकी ना। Yes, बल्ब को sir. भी आप हल्का हल्का वोल्टेज दोगे तो मध्यम, टीवी को दोगे तो ऑन होने की कोशिश करेगा, ऑन ही नहीं हो पाएगा वो। तो ये होता है। तो लो वोल्टेज आपके अप्लायंसेस के लिए हानिकारक होता है। तो ये है इनपुट लो वोल्टेज प्रोटेक्शन, मतलब इनपुट पे अगर लो वोल्टेज आ रहा है तो उससे ये प्रोटेक्ट करेगा, मेन को डिस्कनेक्ट कर देगा जब तक बराबर नहीं आए, तब तक क्या करेगा, ये बैटरी से चलता रहेगा। Yes, sir. ओके, ये होता है इनपुट लो वोल्टेज प्रोटेक्शन। ओके, अमित जी आपके बैकग्राउंड से नॉइस आ रहा है, इसके लिए मैं आपका माइक म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है Sir, हाँ जी। ये जो हमारा गामा प्लस का इन्वर्टर है, ये सोलर के लिए है ना बेहतर, ये दोनों के लिए, सोलर और ग्रिड के लिए? कि सोलर पीसीयू है, MPPT चार्जर है। अगर आपको सोलर नहीं लगवाना तो महंगा सिस्टम पीसीयू क्यों ले रहे हैं सोलर वाला? जी नहीं, मैं इसके फीचर्स के लिए वजह से ले रहा हूँ, अगर खाली ओनली ग्रिड पे चलाऊं इसको, मैं सोलर लगाऊं ना ऐसे ही। फीचर्स कौन कौन से हैं इसके? इसमें फिर तो फीचर बचे क्या है, सबसे अच्छा फीचर तो बच्चे आया क्या है फिर बताइए है ना। हाँ यही तो चीज है, तो वही तो क्लियर करना था मुझे। ये इसमें ग्रिड फीचर में ले लिए तो विदाउट सोलर टकनिया मॉडल आता है आपका। टकनिया, तकनिया। हाँ जी सर। टकनिया में क्या होता है, सर वो प्योर साइन वे है। विदाउट सोलर नहीं सारे फीचर्स होते हैं उसके अंदर। जी अब सोलर लगवाना ही नहीं चाहते हो तो MPPT से रेट बढ़ जाएगा। इसके अंदर जो सारे फीचर है ना, ये सारे के सारे फीचर आपको हेलियक मॉडल में मिलेंगे। आगे बताऊंगा इसके बाद में हेलियक मॉडल, सेम यही टू तो। सेम फीचर्स हैं। अगर आपने गामा प्लस ध्यान से समझ लिया तो हेलियक अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यही तो क्लियर इसके करना अंदर था। इससे कम ही फीचर है, तो वो है PWM सोलर चार्जर वाला, बाकी चीजें सेम। तो अगर आपको सोलर नहीं लगवाना है वो ले लीजिए, बाद में लगवाना है PWM, वो इससे सस्ता आ जाएगा। बट सोलर ये सोलर के लिए बेस्ट है गामा प्लस। ओनली ग्रिड के लिए लेना है तो फिर तकनिया अच्छा है ना, उसके अंदर प्योर साइन वे हाँ वाला जी, सिस्टम। विदाउट सोलर लीजिए ना आप। हाँ। अब विदाउट सोलर लीजिए अगर आपको सोलर लगवाना ही नहीं है कभी। बट सोलर लगवाने का ये फायदा है कि आगे आपको पता है बिजली संकट भी आ सकता है। कोयले उसके की बाद जो है एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, वो चेंज हो रहा है, आपने सुना होगा। कोयले की कमी पड़ी रही है देश में सर। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट चेंज होने वाला है, उसका ज्यादा आइडिया तो नहीं है, लेकिन तो रेट सबके लिए सेम हो जाएंगे। अभी तक डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर रेट अलग था, हाँ सर। घरेलू रेट कम था, इंडस्ट्रियल रेट ज्यादा था। बट ऐसा सुनने में आया, बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि सारे रेट बराबर हो जाएंगे। फिर बिजली के रेट बढ़ सकते हैं, तो वहां पर आपको सोलर में स्विच करना पड़ेगा। अगर आपने नॉर्मल इन्वर्टर ले लिया तो फिर आपको फिर अलग अलग से चार्ज कंट्रोलर सेटअप लेना पड़ेगा। सोलर इन्वर्टर लोगे बेटर है। सर क्वेश्चन था मन में आया, पूछ लिया। नहीं, पूछ सकते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि ये सवाल कस्टमर भी कर सकता है कि यार इसके फीचर तो अच्छे हैं लेकिन मुझे सोलर नहीं लगवाना है। तो आप कस्टमर को सोलर नहीं लगवाना तो भी सोलर इन्वर्टर बेच दीजिए, कि कुछ टाइम बाद उसको ये समझाइए कि आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी पावर कट प्रॉब्लम चल रही है और आ सकती है और आने वाली है, पड़ सकती है फ्यूचर में, तो वहां पर आपको सोलर की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कुछ टाइम बाद कंपलसरी कर दिया जाए। बड़े बड़े शहरों में आपको पता होगा कि जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स वगैरह बनते हैं वहाँ कंपलसरी है सोलर। बड़े घर बनते हैं, बड़ी बिल्डिंग बंगले बनते हैं, वहाँ कंपलसरी है सोलर कहीं कहीं जगह पर। हाँ, तो सोलर के अलावा कोई अल्टरनेट पावर सोर्स है नहीं हमारे पास, अभी सोलर इन्वर्टर लेना है। ओके, चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर पैसा है कस्टमर के पास, लेना चाहते हैं गाँव प्लस, लो भाई
सोलर अभी नहीं है तो वो विदाउट सोलर नॉर्मल काम करेगा, जब सोलर लगवाओगे तो वो सोलर इन्वर्टर बन जाएगा। ठीक है, सर ये इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। सर इन्वर्टर सेक्शन में स्विचिंग एलिमेंट मॉसफेट होते हैं। 48 से वोल्ट से बड़ा सिस्टम है तो पहले आईजीबीटी वगैरह यूज करते हैं 96 वोल्ट में। ठीक है, ये तो 2 kVA तक मॉसफेट। बूस्ट मॉडल टोपोलॉजी नाम है, चार्जर टोपोलॉजी। 200 एम्पियर तक मैक्सिमम बैटरी रिकमेंडेड है, इसलिए Yes, आप sir. 150 एम्पियर की बैटरी पैरेलल मत करना है, नहीं करना है आपको। ये तो 200 की लगाओ, या फिर आपको ज्यादा बैकअप चाहिए तो 2 बैटरी वाला सिस्टम लगाओ। ओके, पीसी मोड सिलेक्शन, ये पैरामीटर्स हैं जो मैं अभी आपको मैंने काम के बता चुके हैं। सोलर की बात करें तो 12 वोल्ट वाले सिस्टम की बीओसी है 15 वोल्ट टू 49 वोल्ट, 49.5। जो 12 वोल्ट वाला मॉडल है इसकी सोलर बीओसी कितनी है 12 वोल्ट वाले मॉडल की आपकी? कितनी? 15 टू 49.5 वोल्ट। अभी तक 45 वोल्ट थी, लेकिन 49.5 क्यों कर दी गई है कि अब मोनो पैनल या फिर 395 वाला वोल्ट पैनल यूज कर रहे हैं, 450 वाला पैनल यूज कर रहे हैं। 335 की तो 45 ही होती है, तो सोलर बीओसी बढ़ा दी गई है। 24 वोल्ट वाले मॉडल की सोलर बीओसी कितनी रहेगी आपकी? 24 वोल्ट वाले मॉडल की सोलर बीओसी है कितनी? 30 टू 99। कितना पैनल लगा सकते हैं? 2 मॉडल 1 kV वाले पे 1 किलोवाट पूरा लगा सकते हैं, 2 kV वाले पे 1300 वाट के आसपास सोलर लगा सकते हैं। ठीक है सर, इसको, हाँ जी सर बताइए। जैसे गामा प्लस है 12 वोल्ट, तो उस पे अपन ने 160 की 2 प्लेटें लगा रखी है। हाँ, तो वो एक बैटरी को चार्ज करने के लिए पूरे दिन में सफिशिएंट है, या उस पे और लोड बढ़ाना पड़ेगा सोलर वाला? वो बैटरी आपने पैरेलल लगाई है सीरीज लगाए हैं प्लेटें? सर वो पैरेलल है। पहले तो उनको सीरीज करो दोनों प्लेटों को। सर अपने 12 वोल्ट ही है ना, तो इन्वर्टर। सर तो पैरेलल सीधी बीओसी के अकॉर्डिंग लगाते हैं ना, ये 12 वोल्ट अच्छा एमपीपीटी 12 वोल्ट सिस्टम पे 24 वोल्ट का पैनल लगा सकते हैं आप। अच्छा, ये तो सर एमपीपीटी उसको है। सीरीज में कर दें पहले फिर? तो उसको सबसे पहले सीरीज करो। इसकी बीओसी जी। कितनी है देखो, 12 वोल्ट वाले मॉडल की बीओसी कितनी है? 15 से 49.5 वोल्ट। हाँ जी। और आपके 150 वाट के पैनल की बीओसी कितनी है? 22.5। पर आप 2 पैनल सीरीज कर दोगे तो कितनी हो जाएगी? 45 वोल्ट ही हो रही है ना। 45। हाँ सर। दे तो 49 तक दे सकते हैं इसको। हाँ सबसे सर। पहली कंडीशन, आप उसके जो प्लेटें हैं उनको सीरीज कर दीजिए। सीरीज। हाँ सर। ठीक है, कितनी बैटरी लगी है वहां पर? सर सिंगल बैटरी है। सिंगल बैटरी है, लोड भी चलता है साथ में? हाँ सर, एक पंखा चलता है कभी कभी। लोड भी चलता है ना साथ में? हाँ सर। कभी कभी पंखा चलता है, कभी हाँ कभी। सर। हाँ और वहाँ जैसे ग्रिड दिन के वगैरह है? अंदर। नहीं सर, ग्रिड नहीं है। ग्रिड नहीं है हाँ सर। तो एक पंखा चलाते हैं? हाँ कभी एक 1-1.5 घंटे चलता है कभी कभार, वो भी जब वो खेत में जाते हैं ना खुद, तब। और नाइट तब में तो चलता है सफिशियंट पूरा है, सिस्टम। तब सफिशियंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा तो। अगर उस हाँ, दिन मान लो किसी दिन उन्होंने 2 घंटा पंखा चला लिया, तो फिर वो सफिशियंट है क्या नाइट के लिए? ये फुल चार्ज थोड़ी अच्छा, ना हो जाएगी बैटरी। नाइट में कितने घंटे लोड चलता है उनका? सर नाइट में तो वो चलाते ही हैं, क्योंकि नाइट में ही जाते हैं खेत में। एक नाइट में तो पंखा तो, चलाते ही हाँ हैं, एक पंखा तो चलता ही है। एक पंखा तो चलता ही है। हाँ ले सर। मैं इसका आपको कैलकुलेशन अलग से बता दूंगा, है ना। ठीक है सर। उनको बैकअप में प्रॉब्लम आ रही है क्या अभी? सर उनको पहले उनके यहाँ पे शामसी लगा हुआ था 1075, हम्म, तब हाँ, उनको प्रॉब्लम आ रही थी। तो अभी हमने शामसी को चेंज में कर दिया। प्रॉब्लम आएगी। हाँ उस हाँ, टाइम तो वो चार्जिंग अभी की भी प्रॉब्लम आ रही प्रॉब्लम थी। सॉल्व नहीं हो पाएगी। सबसे पहले तो आप उन दोनों पैनल को सीरीज करो। हाँ सर। सीरीज करने के बाद उसका जनरेशन में फर्क पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर 2 प्लेट फिर से बढ़ानी पड़ेगी आपको। ओके, ठीक है सर। ठीक है। बट पहली कंडीशन पैनल सीरीज करो। पैनल सीरीज करने में कुछ खर्चा नहीं हो, डायरेक्ट सीरीज हो जाते हैं, डायरेक्ट। है ना। सीरीज ठीक में है कुछ सर। नहीं करना है ना, आप कनेक्टर की जरूरत है ना कुछ की। पैनल आपस में डायरेक्ट सीरीज हो जाएंगे। सर ओके, हाँ वो हाँ एक जी। बात और पूछ लूं, जैसे अपने को एक बैटरी अपने वो 150 एच वाली, तो उसको सफिशियंट है पूरे दिन में चार्ज करने के लिए? अपने को कितनी प्लेट होनी जरूरी है, मतलब कितने वोट की? कितने वोल्ट की? वो हाँ तो सर। सिस्टम पे डिपेंड करेगा, एमपीपीटी है पीडब्ल्यूएम है।
सर वैसे अभी तो MPPT 150 एम्पियर की बैटरी है, पर 8 हाँ। घंटे में चार्ज करने तो 8 घंटे के लिए 18 एम्पियर चार्जिंग करंट उसको चाहिए 8 घंटे के लिए। अब अगर वो फुल डिस्चार्ज है तो हाँ जी। तब जाके फुल चार्ज होगी। तो 18 एम्पियर चार्जिंग करंट के लिए लगा लो कितनी प्लेट चाहिए आपको। ओके सर। ठीक ओके ठीक। ओके सर। या फिर आप ऐसे भी लगा सकते हो। कैसे है? कैसे लगा सकते हो? हाँ ये को बताइए। लॉजिक बता। कोई डाउट इसमें? नो सर। हेलो। हेलो हाँ जी, हाँ जी बोलिए। सर सर पैरेलल। हेलो। हाँ जी सर सर, जैसे पैरेलल ये दोनों ही बोल रहे हैं साथ में। सर पैरेलल और सीरीज का डिफरेंस बताओ। पैरेलल और सीरीज में डिफरेंस? जी। किस पैरेलल के सीरीज में डिफरेंस बताना है आपको? सर पैनल जो पैनल के हैं, मेन इसी में दिक्कत आ रही है। बैटरी का तो क्लियर हो गया था पैरेलल और सीरीज में। अगर इसका पैरेलल अच्छा, करेंगे तो क्या होगा, आउटपुट निकलेगा? अगर सीरीज करेंगे तो क्या आउटपुट निकलेगा? मुझे भी सेम डाउट था सर। हाँ सर अच्छा वही था। सेम डाउट था। सिस्टम पे क्या फर्क पड़ता है सर, और सीरीज और पैरेलल बनेगा कैसे? और सर अगर सीरीज फोटो है और तो फोटो पैरेलल। भेजो आप, अगर पैनल की ग्रुप में, फिर प्रॉपरली पता चल जाएगा। मुझे पैरेलल लगता की है फोटो, चलिए नहीं ठीक है, मैं नहीं, आपको फोटोज भी जैसे वो भेज दूंगा। डायग्राम ठीक थे है, ना, जैसे बैटरी के थे 12 वोल्ट की 48 होगी, वो हाँ हाँ सीरीज पे हाँ था ना। हाँ वो ऐसे बे- लाइक। बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे। हाँ जी हाँ जी, वो भेज देना, फिर ऐसे पता चलेगा। सेम क्वेश्चन है सेम सर। क्वेश्चन है। तो सीरीज पैरेलल में डिफरेंस, गामा प्लस का एग्जांपल लेके बता दूं आपको क्या डिफरेंस है? का एग्जांपल लो, सीरीज पैरेलल में डिफरेंस चलिए पता ठीक लगता है, है और सीरीज और बिल्कुल पैरेलल। बिल्कुल, आइए मैं आपको क्या बेनिफिशियल है और क्या सही रहेगा वो मैं बताता हूँ आपको अभी। ठीक है, सिस्टम पे क्या फर्क पड़ता बिल्कुल बिल्कुल। तो है? आप ठीक है, देखिए, म्यूट करता हूँ। म्यूट। सबसे पहले आप बताइए मुझे 1 kVA 12 वोल्ट की VOC कितनी होती है? सोलर VOC 1 kVA 12 वोल्ट मॉडल की सोलर VOC कितनी होती है? सर 15 से 49.5 ये गामा प्लस की। 1 kVA 12 वोल्ट सिस्टम की है 15 to 49.5 वोल्ट VOC। क्या है ये? सोलर VOC। ये क्या है? ये है सोलर VOC। ठीक है, हाँ सर। कितना सोलर लगाना चाहते हो आप? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ क्या, 150 वाट के 4 पैनल लगाते हैं हम इसके ऊपर। कितने के? 150 वाट के 4। पहले सीरीज में लगाएंगे फिर पैरेलल में लगाएंगे। 150 वाट के 4 पैनल। तो आप पहले भी बताइए 150 वाट के पैनल की VOC कितनी होती है? 150 वाट की सर 22.5। 22.5 वोल्ट। तब मैं आपको दो डिफरेंस बताता हूँ इन दोनों में। इनको पहले पैरेलल लगाऊंगा फिर सीरीज लगाऊंगा। ठीक है, ओके सर। इसकी VOC मिनिमम कितनी है? 15। 15 से 49, 49.5। तब 15 वोल्ट से चार्जर चालू हो जाएगा। तो आप अगर ये चारों पैनल पैरेलल लगाते हैं, कैसे लगाते हैं? पैरेलल। 1 2 3 एंड 4। आपने चारों पैनल पैरेलल लगाए। पैरेलल में सभी का प्लस प्लस माइनस माइनस। प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ये आपने एक साथ लगा दिए। ठीक है, जी सर। तो यहाँ पर आपको आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा? आउटपुट वोल्टेज सर 48 48। 22.5 वोल्ट पैरेलल है। हाँ अगर ये सर। 5.5 के एम्पियर, 5 एम्पियर के आसपास करंट निकाल रहा है, एग्जैक्ट नहीं बता रहा मैं, तो ओके। एम्पियर कितना मिलेगा आपको? आई 20 एम्पियर 5 के ही आसपास मिलेगा मिलेगा। जी 20 सर। पैरेलल है यार, एम्पियर जुड़ जाएगा ना। हाँ सर। अब मैं अगर दो दो पैनल की सीरीज करता हूँ जी सर। तो यहाँ बन जाएगा 45 वोल्ट। फिर हाँ दो सर। पैनल की सीरीज कर दी, ये बन गया 45 वोल्ट। फिर मैं इनको पैरेलल कर देता हूँ तो आउटपुट फाइनल वोल्टेज कितना मिलेगा मुझे? 45 वोल्ट मिलेगा। और एम्पियर कितना मिलेगा? 10 एम्पियर, है ना। हाँ सर। समझ आया नहीं आया? ये दो सीरीज की है मैंने।
ये मैंने सीरीज की है, ये मैंने पैरेलल की है, जी सर। या फिर आपको दो पैनल ही लेके बताऊं खाली? दो रुको, लेके बता दो सर, एक बार समझ आ दो गया। पैनल लेके बताता हूँ, ठीक है, ओके सर। वो बेटर रहेगा, 4 पैनल में ज्यादा कनेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर। दो पैनल मैंने ये कर दिए पैरेलल, कितना वोल्टेज मिला? 22.5 हाँ सर। वोल्टेज। करंट कितना मिला? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर। अगर मैंने इन दोनों पैनल को सीरीज कर दिया, ये प्लस माइनस, तो वोल्टेज कितना मिलेगा? वोल्टेज मिलेगा 45 वोल्ट। 45 वोल्ट। वोल्टेज मिला आपको 45 वोल्ट। करंट कितना मिला? 5 एम्पियर, ओके। है ना। हाँ सर। अगर आप वाटेज की बात करो तो बराबर मिलेगा, 225 वाट पावर मिला यहाँ पर। यहाँ पर कितना मिला? यहाँ भी 225 वाट पावर मिला। कोई फर्क पड़ा दोनों में? नहीं ना। सर एक मिनट, ये पड़ा नहीं आवाज पड़ा? किसकी आ रही है बैकग्राउंड से? पावर तो बराबर ही मिल रहा है ना आपको, हाँ सर। फिर क्या बेनिफिशियल है आपके लिए? क्या बेनिफिशियल है आपके लिए? तो वोल्टेज वाला सीरीज। क्या बेनिफिशियल है? एम्पियर सीरीज। सीरीज वाला ही वोल्टेज होगा वाला सर। सीरीज, हाँ सर। सीरीज वाला ही होगा, ठीक है। जी सर। सर इससे बैटरी चार्जिंग में क्या फर्क रहेगा दोनों में, वो बताइए एक बार। वो मैं आगे बता रहा हूँ ना अभी आपको, अभी हाँ पूरा हुआ कहाँ है, ओके। ये पूरा हुआ कहाँ है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो अब जब पावर बराबर है तो कोई डिफरेंस है, लेकिन मैं आपको एक एक करके डिफरेंस बताता हूँ अब। सुबह के 7, 7:30 या 8 बजे, क्या ये बराबर पावर मिलेगा आपको? 22.5 वोल्ट पूरा निकालेगा क्या पैनल आपका सुबह के नहीं 8 बजे? नहीं सर। कितना निकालेगा? 10 वोल्ट। 7:30 बज रहा है, 10 वोल्ट के आसपास निकालेगा हाँ सर। ना। 7:30 बजे निकाला इसने 10 वोल्ट, इसने भी निकाला 10 वोल्ट। आउटपुट पे कितना मिलेगा आपको? 20। 10 वोल्ट मिलेगा ना, पैरेलल है। आपको हाँ पैरेलल सर। सीरीज क्लियर नहीं है क्या अभी? हाँ हाँ सर, पैरेलल में 10 वोल्ट, सॉरी। तो चार्जर स्टार्ट होने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए इसको? 15। तो क्या चार्जर स्टार्ट होगा इस टाइम नहीं 10 सर, वोल्ट पे? नहीं होगा। अभी यहाँ भी वही टाइम हो रहा है, इस पैनल ने भी 10 वोल्ट निकाला, इसने भी 10 वोल्ट निकाला। आउटपुट पे कितना वोल्टेज मिलेगा यहाँ पर आपको यहाँ पे सीरीज अपने को कनेक्शन में? 20। 20 वोल्ट। अब बताइए क्या 20 वोल्ट पे चार्जर ऑन हो जाएगा? हाँ सर, हो जाएगा। सीरीज वाला चार्जर जल्दी ऑन हो गया हाँ सीरीज सर। कनेक्शन में। जी सर। इससे पहले ये चार्जर ऑन हो रहा है। हाँ सर। पहला फायदा आपको मिला, एक जल्दी काम करना जी सर। स्टार्ट कर दिया एमपीपीटी ने। ये कंडीशन, शाम को जब वोल्टेज डाउन होगा तो ये जल्दी बंद हो जाएगा, ये देर तक चलेगा, हाँ सर। है ना। तो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के दो डिफरेंस मिल गए, दोनों एक ही सिस्टम में किए हैं। ये भी गामा प्लस में लगाया, ये भी गामा प्लस में लगाया, ये भी काम करेगा, ये करेगा, लेकिन काम करने में अंतर है। जल्दी स्टार्ट हो गया टाइम ये, डिफरेंस हो गया। जी सर। तो ये फायदा मिल गया आपको। बीच में अगर आप देखो, बीच में अगर अचानक से बादल आ जाते हैं, धूप आ जाती है, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसका वोल्टेज ड्रॉप होगा तो ये चार्जर बंद हो जाएगा, लेकिन ये चार्जर चालू चलता रहेगा। जी सर। तो ये फायदा मिल गया सीरीज कनेक्शन या फिर एमपीपीटी में ज्यादा बीओसी देने का। हाँ सर। इसके बाद एक फायदा और बताता हूँ, इंस्टॉलेशन का फायदा देख लो आप। इंस्टॉलेशन में क्या फायदा है? यहाँ पर आपको, अच्छा आपको दो पैनल पैरेलल करना है तो कैसे करते हैं आप? पैरेलल में सर उसका प्लस प्लस एक जगह करेंगे, माइनस कैसे करते हैं तो प्लस जोड़ प्लस? जोड़ना वायर पड़ेगा। काट के जोड़ देते हैं? नहीं नहीं।
जिसके बैकग्राउंड में नॉइस है माइक अपना म्यूट रखेगा। हाँ जी बताइए। उसके लिए फिर बनाना पड़ेगा सिस्टम, क्या बनाना पड़ेगा? क्योंकि डायरेक्ट इनके प्लस प्लस माइनस माइनस लगा लेंगे देंगे तो फिर अपन इनका आउटपुट कहाँ से वो लेंगे? डायरेक्ट प्रेस नहीं होंगे, अगर आप बाहर काट दोगे तो पैनल की वारंटी वाइड हो जाएगी। फिर आपको एक हाँ सर। अलग से MC4 बाई कनेक्टर लगाना पड़ेगा यहाँ पर, जी सर। पता है ना? हाँ सर। यहाँ पर एक अलग से MC4 कनेक्टर लगाना पड़ा, और एक यहाँ पर एक अलग से MC4 कनेक्टर लगाना पड़ा आपको, हाँ सर। बाई कनेक्टर। यहाँ पे आपको पैनल सीरीज करने के लिए कोई एक्स्ट्रा कनेक्टर लगाना पड़ा क्या? नहीं सर। नहीं। तो ये इसमें कनेक्टर का खर्चा बच गया, दूसरा फायदा सीरीज करने में। जी सर। पैरेलल में एक कनेक्टर ज्यादा लगे हैं आपके, ये हाँ सर। बाई कनेक्टर पैरेलल करने के लिए नहीं लगे हैं सर। पैरेलल में लगे हैं ना, हाँ। या नहीं लगे? यहाँ लगे हैं ना। हाँ सर। पैरेलल कैसे करोगे? प्लस प्लस क्या आप इसमें जुड़ पाएंगे कभी? नहीं जुड़ेंगे ना, उसके लिए एक अलग से कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो कनेक्टर का खर्चा बढ़ गया यहाँ पर आपका। पैरेलल में 2 कनेक्टर का एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ गया ना। जी सर। यहाँ पर वो कनेक्टर की जरूरत नहीं पड़ी, वो डायरेक्ट पैरेलल हो गए, पैनल सीरीज हो गए, सॉरी। तो ये दूसरा फायदा सीरीज का। और फायदे बताने हैं इसके बाद? बता दो सर। और फायदा ये भी देखो, वायर का गेज हमेशा करंट के हिसाब से लेते हैं या वोल्टेज के हिसाब से लेते हैं? करंट वोल्टेज के हिसाब से लेते हैं। तो वोल्टेज के हिसाब से लेते हैं। सर करंट के हिसाब से। घर में सर कितना वोल्टेज के वोल्टेज आता हिसाब है से। अच्छा, आपके घर में क्या क्या चीजें चलती है वो बताओ? कूलर, टीवी है, AC है, वॉशिंग सर मशीन है, सब चीजें हैं। सर करंट के हिसाब से सबके चलता वायर है में ये। डिफरेंस है, सबके वायर अलग अलग हैं, जी किसी का मोटा किसी का पतला। जी आपके जी। सभी को कितना वोल्टेज दे रहे हैं आप? AC में वही कितना वोल्टेज आता है आपके घर में? 220 से 240। 200। जो वोल्टेज आ रहा है वो सभी को बराबर दे रहे हैं आप? बराबर जी देगा जी तो। जी। जब वोल्टेज बराबर है तो वायर बराबर होने चाहिए ना सबके। फिर क्यों डिफरेंस है वोल्टेज के हाँ अकॉर्डिंग? जी हाँ जी वोल्टेज तो एम्पियर के बराबर है, हिसाब से होगा। इसलिए जी वायर का गेज एम्पियर के हिसाब से होता है, करंट के हिसाब से, वाटेज कैपेसिटी के हिसाब से। वोल्टेज तो हाँ हाँ कांस्टेंट है आपका। तो यहाँ जी पर है 10 एम्पियर, यहाँ पर है 5 एम्पियर सीरीज में। कहाँ ज्यादा मोटे वायर लगाना चाहिए जी आपको? यहाँ लगाना चाहिए ज्यादा मोटा वायर जी सर। इसके मुकाबले। जी। यहाँ ज्यादा करंट है, करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है तो वायर में हीटिंग होगी और जलने का डर काफी है कुछ होगा। ओके, ओके सर। तो ये सीरीज कनेक्शन का फायदा। और MPPT में आप जब भी कनेक्शन करो, गामा प्लस जिसने लगाया, किसने लगाया? सर मेरे 2 पैनल पैरेलल के साथ, वो ये डिफरेंस देख लो अपना, क्या 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 हाँ करके जी आए वो, सर ठीक है? देख लिया। ओके सर। देख लिया। हाँ उसके सर। बाद और भी चीजें हैं। ये PWM अगर सिस्टम लोगे तो वहां पर आप सीरीज, ये वाली सीरीज नहीं बना सकते PWM सिस्टम में। हाँ सर। वहां पर आपको पैरेलल ही पैरेलल लगाने पड़ेंगे और ये नुकसान झेलने पड़ेंगे आपको, जी सर। है ना? उसके साथ साथ और भी है, जब मैं MPPT और PWM में डिफरेंस बताऊंगा ना। MPPT करंट कंट्रोल कर सकता है, PWM करंट कंट्रोल नहीं कर सकता। वो सारे डिफरेंस आपको बताऊंगा मैं बाद में, ठीक है? ठीक है सर। अभी सीरीज पैरेलल का ही फायदा, MPPT क्या करता है, करंट को कंट्रोल कर सकता है, वोल्टेज को करंट में कन्वर्ट कर सकता है। ये सारी चीजें आगे बताऊंगा मैं आपको। अभी हम लोग पहले गामा प्लस कवर कर लें, उसके बाद ओके। तो ये गामा प्लस के मॉडल के बारे में था। इसके बाद हम देखते हैं गामा प्लस के दूसरी चीजें क्या देखना है, एरर कोड वगैरह क्या होते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है?
यहाँ पर ऐसे कुछ कुछ और फंक्शन एंड फीचर्स देखते हैं। ये जो स्विच फंक्शन है आपको तो पहले समझ में क्लियर है ना, जी आईटी सर। मोड क्या काम में आता है, आईटी मोड की एलईडी, एसएमएफ ट्यूलर, हाँ सर। बूस्ट चार्जिंग, ग्रेड चार्जिंग, इनेबल डिसेबल एंड डीजी मोड एक्स्ट्रा है। तो मैं आपको डीजी मोड लगाना बता दूंगा इसमें, ठीक है। ओके सर। उसके बाद कुछ ये सारे फीचर्स मैंने अभी डिस्क्राइब कर सका हूँ, आपको बता चुका हूँ सारे के सारे। जी सर। ये इसके स्विच फंक्शन है, 4 स्विच होती हैं इसमें, अप डाउन बैक एंड एंटर। वन टाइम प्रेस करोगे अगर आप अप बटन को सिर्फ एक बार प्रेस करोगे तो उसका जो डिस्प्ले विंडो है ऊपर की तरफ रोटेट हो जाएगी, डाउन से डाउन। बैक दबाओगे तो नॉट अवेलेबल कुछ भी नहीं होगा। अगर आप लास्ट वाला स्विच प्रेस करते हो वन टाइम, तो अगर मैंने स्क्रीन पे है तो डिस्प्ले होल्ड हो जाएगा या लॉक हो जाएगा। डिस्प्ले होल्ड होने के बाद आप कोई भी बटन काम नहीं करेगी आपकी, लॉक हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप कंट्रोल कैलिब्रेशन के अंदर हो तो उसमें आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कैलिब्रेशन में कोई सेव भी कर सेटिंग सकते वगैरह डाटा। सेव कर सकते हो, ठीक है। ओके। कोई भी सेटिंग वगैरह सेव कर सकते हो, ये है उसको। ये वाला बटन है लाल कलर का जो मिलेगा, सिस्टम ऑन ऑफ का है। यही चारों बटन को अगर आप 3 टाइम प्रेस करोगे तो जो समसी के फंक्शन थे 3 वो बार चालू। पहले नंबर बटन को प्रेस करोगे तो आईटी मोड इनेबल डिसेबल होगा, दूसरे नंबर से एसएमएफ ट्यूलर चेंज होगा बैटरी, तीसरे नंबर से बूस्ट चार्जिंग इनेबल डिसेबल होगा, और लास्ट वाला जो 4th नंबर का एंटर स्विच है इससे ग्रिड चार्जिंग इनेबल डिसेबल होगा, ठीक है। जी सर। इसके बाद अगर चाहो कॉम्बिनेशन ऑफ स्विच, पहले और दूसरे बटन को अगर आप 15 सेकंड कंटिन्यू प्रेस करके रखते हैं तो फैक्ट्री सेटिंग रिसेट, जो फैक्ट्री सेटिंग होती है जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग ऐसा करके भेजते हैं, अगर वो सेटिंग आपने छेड़ दी है, अगर आपने वो सेटिंग छेड़ दी है तो वो बाय डिफॉल्ट में चला जाएगा, वो सेटिंग वापस रिसेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो सारी सेटिंग वापस रिसेट हो जाएगी, ओके। वो सेटिंग सारी वापस रिसेट, मतलब जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग भेजी थी वो बाय डिफॉल्ट सेटिंग में चला जाएगा सिस्टम आपका, क्लियर। ओके। उसके बाद फर्स्ट एंड थर्ड बटन, अप वाली और बैक वाली बटन को अगर आप कंटिन्यू 15 सेकंड प्रेस करोगे तो कैलिब्रेशन मेन्यू में चले जाओगे। कैलिब्रेशन मेन्यू में क्या होता है, कैलिब्रेशन मेन्यू में आप बैटरी का लो कट, हाई कट, चार्जिंग वोल्टेज, ग्रिड चार्जिंग, सोलर चार्जिंग वोल्टेज और करंट, मेंस रिकनेक्ट, फ्रीक्वेंसी, सब कुछ आप सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तब उसको रिप्रोग्राम कर सकते हैं पूरे सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग। तो आपको ये वाली सेटिंग है ना, कि कस्टमर को नहीं बतानी है कॉम्बिनेशन वाली, ठीक है। ठीक है सर। कस्टमर अगर अपने हिसाब से कुछ सेटिंग छेड़ देगा तो क्या होगा, उसमें प्रॉब्लम भी आ सकती है, उल्टा सीधा चार्जिंग कट वगैरह सेट कर दिया, करंट कम ज्यादा कर दिया तो ये सेटिंग आपको करना है जब नीडेड है ना। अगर आपको इन चीजों की नहीं अभी समझ नहीं आएगा साइड के हिसाब से, तो पहली बार 1-2 बार टेक्निकल सपोर्ट ले सकते हैं आप कि क्या कंडीशन है वहां के अकॉर्डिंग, क्या सेटिंग सही है। उसके बाद आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा, फिर आप अपने हिसाब से ये सेटिंग सेट कर सकते हैं कंडीशन, साइड कंडीशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर ये जो थर्ड नंबर बटन वाली बटन को आप 15 सेकंड प्रेस करके रखोगे तो पीसीयू स्मार्ट हाइब्रिड सिलेक्शन मेन्यू आ जाएगा, वहां पर लिखा आएगा पीसीयू स्मार्ट हाइब्रिड, डिस्प्ले पे आ जाएगा। उसके आगे एक एरो आएगा, एरो आप अप डाउन बटन से ऊपर नीचे करके एंटर बटन दबा के सेव कर दोगे, मतलब जैसे मोबाइल ऑपरेट होता है ना वैसे ऑपरेट हो जाएगा। ऊपर नीचे ले जाके ओके कर दो उसको, ठीक है। उसके बाद 10 सेकंड वाला स्विच, बैक बटन को अगर आप 10 सेकंड दबाते हो तो कंट्रोल कैलिब्रेशन मेन्यू है, इससे बाहर आ जाओगे आप। कंट्रोल कैलिब्रेशन मेन्यू में अंदर जाने के लिए पहली और तीसरी बटन, और बाहर आने के लिए ओनली थर्ड नंबर की बटन 10 सेकंड प्रेस करके रखना है आपको। वहीं अगर आप लास्ट वाली बटन को 10 सेकंड प्रेस करोगे तो डीजी मोड इनेबल डिसेबल हो जाएगा। तो जो आखिरी वाली बटन है
इसमें दो फंक्शन है, कौन कौन से? डीजी मोड एनेबल डिसेबल, और जो एलईडी है उसमें भी दो फंक्शन है, डीजी मोड एनेबल डिसेबल और ग्रिड चार्जिंग एनेबल डिसेबल ना। अगर आप ग्रिड चार्जिंग एनेबल रखते हो तो एलईडी बंद रहेगी, अगर आपने ग्रिड चार्जिंग डिसेबल कर दी तो एलईडी सॉलिड ग्लो करेगी ऐसी कंटिन्यू। अगर आपने ओनली डीजी मोड एनेबल कर दिया तो एलईडी क्या करेगी? ब्लिंक करेगी जल्दी ब्लिंक जल्दी। करेगी। अगर आपने दोनों फंक्शन एक साथ एक्टिव कर दिए, मतलब आपने क्या किया, पहले ग्रिड चार्जिंग डिसेबल कर दी, उसके बाद डीजी मोड ऑन कर दिया। डीजी मोड भी ऑन कर दिया, तो एलईडी रुक रुक के जलेगी, 2 बार जलेगी फिर रुकेगी, फिर जलेगी फिर रुकेगी, मतलब रुक रुक कर चलेगी। तो ये क्या है? ग्रिड चार्जिंग डिसेबल, ये है डीजी मोड इनेबल, और ये दोनों मोड एक साथ एक्टिव कर दिए ना, तो ये एलईडी स्लो ब्लिंक करेगी, डीजी मोड में फास्ट, दोनों में स्लो। समझ गए? ऐसे ही देखो, अगर एक कोई भी चीज है उसके ऊपर दो दो लोग एक साथ डाल दें तो वो धीरे धीरे चलेगा ना। जी सर। हाँ, एक घोड़ा है हॉर्स है आपके पास, अगर आप अकेले बैठे हो ओनली डीसी मोड इनेबल है तो वो जल्दी जल्दी दौड़ लेगा, 2 लोग बैठ गए तो उसको लोड लगेगा ना ज्यादा, तो वो धीरे धीरे ब्लिंक करेगा। तो वैसे ही इसमें आप फंडे बना लो यहाँ पर, क्या ओनली ग्रिड चार्जिंग डिसेबल है तो सॉलिड ग्लो, ओनली डीसी मोड इनेबल तो फास्ट ब्लिंक, एंड दोनों फंक्शन एक साथ ब्लिंक तो ये स्लो ब्लिंक करेगी। ठीक है, तो ये आपके स्विच फंक्शन थे। एक बार देख लेना, समझ नहीं आया दोबारा डाउट पूछ लेना, ठीक है। ओके। इसके बाद कुछ चीजें और हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं। अच्छा, आप लोग बताइए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे ज्यादा टाइम कहाँ लगता है, किस प्रोसेस में सबसे ज्यादा टाइम लगता है? हाँ जी, चेकअप। चेकअप में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। चेकअप किस लिए करते हैं हम लोग? सर क्या लोग प्रॉब्लम चेकअप है, इसलिए करते हैं, प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम बीमारी पता करने में, है ना। सर। तो भाई आप भी एक डॉक्टर ही हो इन्वर्टर के, हाँ सर। तो इन्वर्टर आपके लिए आएगा, बीमार होके तो आप सबसे ज्यादा टाइम किस चीज में प्रॉब्लम तो लगेगा? जानोगे चेकअप में। प्रॉब्लम जानने में लगेगा ना यार, आखिर खराब क्या हुआ है। जी सर। जैसे ही आपको पता चल गया भाई ये वाला रेजिस्टेंस ओपन हो गया, ये वाला जीनर शॉर्ट हो गया, तो आप फटाक से सॉल्यूशन कर दोगे। जी सर। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाओ डायरेक्ट कि सर मुझे मलेरिया हो गया, वो फटाक से दवाई लिख देगा 2 मिनट के अंदर। जी 2 सर। मिनट क्या है यार, डॉक्टर तो इतना फास्ट लिखते हैं कि आपका पता 30 नहीं सेकंड में चलता। लिख देगा, है ना। हाँ 30 सर। सेकंड में लिख देंगे। तो आपको भी ऐसे ही इन्वर्टर पहले बोल दे कि इंजीनियर साहब मेरा है ना मोसफेट शॉर्ट हो गए हैं, तो फिर आप आपके लिए आसान रहेगा, या फिर बोलेगा इंजीनियर डायरेक्ट साहब मॉस्फेट मेरा चेंज है कर ना क्या दीजिए। हुआ, मेरा ग्रिड चार्जर तो खराब हो गया, या फिर मेरी एनटीसी मेरा टेम्परेचर सेंसर खराब हो गया। आप डायरेक्ट चेंज कर दोगे, जी सर। लेकिन इन्वर्टर के लिए बोलना पॉसिबल है क्या आपके जैसे? नहीं सर। लेकिन हमारे इन्वर्टर बोलते हैं। डिस्प्ले बोलने का मतलब वही नहीं होते हैं कि बोल के बताएगा, मतलब उसके डिस्प्ले पर सिग्नल दे देगा। डिस्प्ले पे सिग्नल दे देगा। ये है उसके सिग्नल एरर कोड के फॉर्म में। अब इतना लंबा तो लिख के नहीं देगा कि मेरा इन्वर्टर सेक्शन खराब हो गया, इतना लंबा लिख के देगा क्या? नहीं इन्वर्टर ओपन सर्किट एरर, कोडिंग देगा तो सर वो ये केवल। कोड के फॉर्म में देगा, E1 E2 ना, जी सर। होल्ड कोड होते हैं ना किसी में, F1 F2 A, वो ये होते हैं कोडिंग में समझाएगा। एरर कोड, ये होते हैं एरर कोड। एरर कोड का आपको डिस्क्रिप्शन याद रखना है, उसका सॉल्यूशन भी हम बताएंगे कि कब होता है तो क्या करना चाहिए। पर एरर कोड से आपकी सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम है ये पहले ही शो कर देगा। अगर एरर कोड नहीं आ रहा है उसके बाद भी कस्टमर को प्रॉब्लम आ रही है तो वो साइट इश्यूज होंगे, वहां पर आपको दूसरी चीजें चेक करनी है, बैटरी है, सोलर पैनल कनेक्शन है, चार्जिंग करंट आ रहा कि नहीं आ रहा, लोड कितना है ना। जी अगर सर। एरर कोड है इसका मतलब सिस्टम के अंदर चेक करना है, ठीक है। ओके। इसके लिए एक कहानी बताता हूँ, बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर सबसे बड़ी जो है फील्ड पे हमारे साथ हम चीजों के प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, प्रॉब्लम फाइंड आउट करना। डॉक्टर के लिए भी सबसे बड़ी
परेशानी है कि एक्चुअल बीमारी पता करना। एक्चुअल बीमारी पता कर चल जाए एग्जैक्ट तो इलाज पॉसिबल है उसका, है ना, छोटी मोटी बीमारी। तो वैसे ही एक बार क्या हुआ, एक जहाज था, क्या था, पानी का जहाज। नाव बना रहा हूँ लेकिन वो जहाज था, ठीक है। ठीक है सर। ऐसा ऐसा कुछ होगा उस पे, टाइटैनिक बराबर नहीं था, मतलब छोटा था। अच्छा, टाइटैनिक 2 भी बनने वाला है ना, बन रहा है ना टाइटैनिक 2 जहाज? नहीं पता सर। नहीं, ऐसा न्यूज में है कि टाइटैनिक 2 भी बन रहा है, उसको भी उसी रास्ते से ले जाएंगे। डुबाने के लिए सर? हाँ, उसको भी डुबाना नहीं है वो क्या? डूबा था, उसकी कुछ वजह थी अभी। तब से आज तक बहुत चीजें एडवांस हो चुकी है, सैटेलाइट से कनेक्शन हो चुका है, स्पीड कंट्रोलिंग फास्ट हो चुकी है, वो सारी चीजें में अब अपडेट हो गया, ठीक है। हाँ सर। उस टाइम तो वो टकरा गया था, किसी चीज से देख हाँ, नहीं पाया था। अभी बहुत सारी लेजर लाइट, ये वो एक्सरे, दुनिया भर की चीजें आ गई। तो अब हुआ यूं कि ये जहाज था, इसमें अब पता नहीं है जहाज में कहीं से पानी अंदर घुस रहा था, ये मतलब छेद था इसमें कहीं ना तैर कहीं। नहीं पा रहा था, डूब नहीं पा रहा था। तो सभी लोगों ने क्या किया, सब जगह चेक कर लिया, छेद नहीं मिला। बड़े से बड़े इंजीनियर आ गए, बड़े से बड़े इंजीनियर आ गए, इस कंपनी के उस कंपनी के, लेकिन उनको वो छेद नहीं मिला ना, प्रॉब्लम मिली। उनने बुलाया क्या, यूटीएल सोपी से एक इंजीनियर, मतलब इन्वर्टर वाले, है ना। इन्वर्टर। हाँ इन्वर्टर सर। वाले नहीं, मान लो हम जहाज की कंपनी, वो ठीक है। इंजीनियर गया वहां पर, देखा कि एक जो कील होती है ना, कील, हाँ सर, स्क्रू मान वो, लेते हैं। हाँ स्क्रू, कील लगती थी पहले, स्क्रू वो हल्का सा ओपन था। लूज था। तो वो जो इंजीनियर गया, अंकल से थे, बुढ़े से, बाल पके, बढ़िया, अपना उठाया बोरिया, मतलब एक वो झोला सा, चले गए, ढूंढे आधे घंटा, उधर उधर घूमे। अब जो मालिक था वो भी रहा होगा उनके साथ कि भाई जब इतनी प्रॉब्लम है कि जो नहीं मिल रही तो होगा ना, वो भी रहता है साथ। कस्टमर भी जब आप इन्वर्टर सुधारने जाओगे तो बिल्कुल सामने बैठा रहेगा, देखता रहेगा क्या कर रहा है। मालिक घूमता रहा, फिर उसने क्या किया, कील हल्की सी उठी हुई थी, वो उसने अपने बैग से एक हथौड़ी निकाली छोटी सी, और उसको ठोंक दिया, सिर्फ एक ही चोट में उसको सही। बोले लो जी, प्रॉब्लम सॉल्व। बड़ा खुश हुआ, वाह वाह। कितने रुपए हुए, कितने हुए? उसने बोला $100। मालिक बोला यार, सिर्फ एक हथौड़ी मारने के $100, ये तो मतलब नाइंसाफी है मेरे साथ। सिर्फ एक हथौड़ी मारी है और आप $100 मांग रहे हैं। तो उसने क्या बोला, हथौड़ी मारने का तो सिर्फ $1 मांगा है मैंने, $99 किसके लिए मांगे हैं, हथौड़ी मारना कहाँ है, इसके लिए। तो उसके $99 कहाँ लगे, हथौड़ी मारना कहाँ है, मतलब प्रॉब्लम फाइंड आउट करने में। तो भाई इसके साथ है हमारे सिस्टम के साथ, प्रॉब्लम फाइंड आउट पहले करके ही दे देगा आपको ये। आपको सिर्फ हथौड़ी कहाँ मारनी है ये पहले ही बता देगा सिस्टम, आपको जाके हथौड़ी मारना है, मतलब सिर्फ एक रुपए का काम करना है, 99 का अपने आप कर देगा ये। मतलब आपकी आधी से ज्यादा मेहनत पहले ही सॉल्व हो गई। इससे क्या होगा, सर्विस फास्ट हो जाएगी आपकी, कंप्लेंट जल्दी फाइंड आउट कर लोगे, जल्दी फाइंड आउट कर लोगे तो जल्दी सॉल्यूशन मिल जाएगा। दूसरी बात, कम एक्सपीरियंस वाला इंजीनियर भी है तो वो भी जल्दी से जल्दी कंप्लेंट अटेंड कर सकते हैं। कम एक्सपीरियंस वाले इंजीनियर भी जल्दी जल्दी कंप्लेंट सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज कोई फ्रेशर गया, उसको समझ नहीं आएगा क्या कमी यार, क्या चेक करूं, किस सेक्शन में चेक करूं, तो ये पहले एरर कोड बता देगा, उससे आपको प्रॉब्लम फाइंड आउट करने में हेल्प मिलेगी। तो पहला कोड होता है आपका E1 एरर कोड। इसका मतलब इन्वर्टर ओपन सर्किट एरर या फिर ओपन फीडबैक एरर, ओपन फीडबैक एरर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ओपन फीडबैक एरर।
तो आप लोग माइक अनम्यूट कर लीजिए जिनके बैकग्राउंड में नॉइस नहीं है। ओपन फीडबैक एरर या फिर इन्वर्टर ओपन सर्किट एरर, इसका मतलब इन्वर्टर सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या हुआ, इन्वर्टर सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए मैं आपको इन्वर्टर सेक्शन बताता हूँ सिस्टम का। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ सर, गुड आफ्टरनून। हेलो। आदित्य, आपके बैकग्राउंड से थोड़ी सी नॉइस आ रही है। ठीक है, तो ये देखिए इन्वर्टर ओपन सर्किट एरर फिर है आउटपुट फीडबैक कनेक्टर यूज होता है। आउटपुट फीडबैक ओपन या फिर आउटपुट ओपन फीडबैक एरर। ठीक है, तो ये कनेक्टर या लूज है। जब इवन एरर आ रही है आपको, तो आपको क्या क्या चेक करना है हेलो यहाँ पर। हाँ जी, बोलिए। सर, ऋषिकेश बोल रहा हूँ सर, गुड आफ्टरनून। हाँ हाँ, गुड आफ्टरनून। सर ये बोले थे सर, हम 165 के सर 3 पैनल लगाए थे, कहीं हेलिक 1200 लगाए थे अभी गामा प्लस के डाउट ओनली, या सर। फिर थोड़ा आपको मैं साइड डाउट पे हूँ जो सर पूछना है सर सर आखिरी सर में मैं कोई पूछ साइड करो, पे था डिस्टर्ब होता है सर, इससे। कोई साइड पे था, इसलिए सर हाँ, पूछ आप रहे थे। बोलिए, 2 मिनट में जल्दी शॉर्ट कीजिए, बताइए। सर उसका एम्पियर कितना होना चाहिए, एम्पियर? किसका? वो 3 पैनल लगाए हैं सर, इसका बस एम्पियर 7 एम्पियर निकल रहा है, आउटपुट जो एम्पियर निकल रहा है कितने वाट के पैनल है? 165 के। 165 वाट के 3 पैनल पैरेलल किए हैं तो आपने। ठीक है, जी जी जी, सिस्टम कौन सा है? हेलिक है सर। हेलिक है। वहां पर जी, बैटरी वोल्टेज कितना है? बैटरी फुल चार्ज है या अभी डिस्चार्ज है? बैटरी 12.5 वोल्ट है, 12.5 वोल्ट। बैटरी 12.5 वोल्ट। जी, लोड कितना चल रहा है? लोड है 18-19% लोड था। ना 19%। एक बार लोड बढ़ा के देखो, जी, एक बार लोड बढ़ा कर देखो। तो सर इसका एम्पियर कितना आना चाहिए कम से कम? एम्पियर 18-20 एम्पियर के आसपास आएगा इसका। तो सर 18 एम्पियर एम्पियर के आसपास तो आएगा ही आएगा, बढ़ है ना? बढ़ तो नहीं रहा सर, देखो, बढ़ नहीं रहा है। एम्पियर नहीं आ रहा है, इसकी 2 कंडीशन। जी या तो आपके कनेक्शन में सिर्फ एक ही पैनल का करंट आ रहा है, या फिर लूज कनेक्शन है, या फिर वायर का गेज वगैरह चेक कर लेना प्रॉपर कनेक्शन नहीं है, सर, सब या फिर सब कुछ चेक कनेक्शन किया सर। प्रॉपर होने के बाद, कनेक्शन प्रॉपर जी होने के बाद अगर वहां पर जी लोड नहीं होगा तो वो ऊपर से उतना ही एम्पेयर खींचेगा, उतना ही एम्पेयर लेगा जितने की उसको जरूरत है। भले ही यहाँ पर अच्छा 18 एम्पियर आना चाहिए, लेकिन लोड सिर्फ 6-7 एम्पियर के बराबर ही है, तो वो ओनली 7 एम्पियर ही लेगा ऊपर से। ये जी, लोड पे भी डिपेंड करता है। तो वहां पर आपको लोड पे डिपेंड सबसे कर रहा है। पहले तो लोड बढ़ाकर देखना है। अगर लोड बढ़ा दिया आपने, उसके बाद भी वो 7 एम्पियर ही ले रहा है और बैटरी से डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर दिया, तो वहां आपको जी पैनल के कनेक्शन चेक करने हैं सबसे पहले तो, या फिर इंडिविजुअल सभी जी पैनल में क्लैंप मीटर लगा के करंट चेक करना है सभी पैनल के वायर पे, सभी से क्या जी करंट आ रहा है। सभी से अगर नहीं आ रहा तो फिर आपसे देखना है किस पैनल से कितना करंट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद पैनल की डायरेक्शन एंगल तो मेरे हिसाब से सही होगा। पैनल अगर गंदे हो रहे हैं, डर्टी हो रहे हो, तो भी करंट पे फर्क पड़ जाता है। पैनल की कंडीशन भी आपको ठीक देखनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है सर, कि ठीक। सोलर चार्जर में कमी में इसलिए मतलब नहीं बोल रहा हूँ कि आपका 7 एम्पियर आ रहा है। अगर सोलर चार्जर खराब होता तो बिल्कुल भी जी नहीं, है ना? इसका मतलब सोलर चार्जर सही है, वहां पर साइट इश्यूज हैं। पहले तो आप लोड बढ़ा के देखो, सबसे पहले लोड डाल दोगे सारा, फिर भी अगर एम्पियर नहीं बढ़ेगा तो ठीक है फिर सर, आपको पैनल कनेक्शन वगैरह चेक करनी है। ठीक है, ओके, क्लियर? ठीक है सर, कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं वो। ठीक है, ओके। तो बाकी लोगों को भी आया समझ? ऋषि किसका रोड डाउट है, ये लोग अभी साइट पर हैं, इनको जो डाउट आ रहे हैं वो आपको भी आ सकते हैं।
ये जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम ट्रेनिंग के बाद आप भी फेस कर रहे हैं, तो आपको भी ये एक सॉल्यूशन मिल गया ना एक प्रॉब्लम का। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है, करंट बराबर नहीं आता, तो आप क्या चेक करोगे? सबसे पहले वहां लोड बढ़ाकर देखोगे, बैटरी का वो वोल्टेज वगैरह देखोगे। अगर आपकी बैटरी चार्ज है और लोड नहीं है, तो वो ऊपर से उतना ही करंट खींचेगा जितने की जरूरत है। ठीक है, ओके। ठीक। इसलिए तो अगर इवन एरर आता है तो आपको ये कनेक्टर चेक करना है। कनेक्टर के बाद पहली प्रायोरिटी जाएगी फीडबैक, कनेक्टर खराब हो गया है। इसके बाद मतलब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फाइनल फीडबैक लेते हैं कि आपका आउटपुट बाहर जा रहा है कि नहीं। इन्वर्टर सेक्शन, मॉसफेट ऑसफेट अपना काम कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर को भी इनपुट जा रही है, लेकिन ट्रांसफार्मर बाहर आउटपुट दे रहा है कि नहीं, ट्रांसफार्मर प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। हाँ सर। ठीक है, ऐसे की होता है ना, गवर्नमेंट ने कोई योजना पास की, यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट बैठी है, अब वो जाएगी किसके पास? पहले कोई भी बेनिफिट है तो वो डायरेक्ट अभी भी जनता को तो सिर्फ पैसा आता, लेकिन कोई योजना है उसके थ्रू अगर कोई जाना है तो वो MP MLA या फिर जो मीडिएटर है उनसे होते हुए जाएगी। इसके बाद जाएगी किसके पास? पब्लिक के पास जाएगी। गवर्नमेंट की भी एक मिनिस्ट्री होती है यहाँ पर, उससे वो पर्टिकुलर वो बेनिफिट जाएगा, जैसे कि OBC या फिर जो SC ST कल्याण विभाग है उसकी मिनिस्ट्री होगी, मिनिस्ट्री से जाएगा उसके MP MLA के पास, उसके बाद जाएगा पब्लिक के पास। तो सरकार को यहाँ से पता भी होना चाहिए कि ये जो मैंने फीडबैक मतलब ये जो मैंने दे दिया है, योजना पारित की है, ये काम कर रहा है कि नहीं। तो वो क्या करते हैं, पब्लिक से फीडबैक लेते हैं, है ना। हाँ सर। पब्लिक से फीडबैक ले रहे हैं, फीडबैक जाएगा किसके पास? उसके गवर्नमेंट है या फिर उनकी भी एक कमेटी होती है फीडबैक, या फिर प्रधानमंत्री जी भी है तो उनके PA के पास जाएगा, है ना। उनके पास तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर भी एक वो होता है, क्या है, फीडबैक वाला सेक्शन। तो ये होता है उसका प्रोसेस। गवर्नमेंट ने कोई योजना पास की, वो जाएगी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के पास, मिनिस्ट्री के बाद कोई मीडिएटर होगा MP MLA या फिर जो भी होते हैं, वह जाएगी पब्लिक से फीडबैक लेते हैं कि आपको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ से कंट्रोल करते हैं। अगर यहाँ से फीडबैक गया कि जी ये तो काम ही नहीं कर रहे, योजना ही नहीं आ रहे, तो यहाँ से उसको होल्ड कर देंगे अभी। ठीक है जी सर। तो देखो फीडबैक वाला हो गया, ये क्या है, आउटपुट फीडबैक कनेक्टर। ये फीडबैक दे रहा है किसको? माइक्रो कंट्रोलर को। फिर माइक्रो कंट्रोलर उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल कर रहा है सर्किट को। तो आउट फीडबैक कमेटी हो गई, फीडबैक कनेक्टर ये जो पर्सन बैठा है जो फीडबैक सरकार को दे रहा है, ये हो गया आपका माइक्रो कंट्रोलर। ओके, सरकार ये है, पूरी की पूरी सिस्टम है ये, इसको बोलते हैं सरकार। ठीक है, अब मिनिस्ट्री क्या हो गई? ये मॉसफेट इन्वर्टर सेक्शन, मॉसफेट वाला। ठीक है, MP MLA कौन हो गए? ट्रांसफार्मर। यहाँ से हम ट्रांसफार्मर पब्लिक मतलब आपको आउटपुट दे रहा है फाइनल। हाँ सर। इन्वर्टर जो आउटपुट बना रहा है वो तो आपके लिए बना रहा है ना, उसे योजना जो अंदर है इन्वर्टर की, उसका लाभ कस्टमर को मिलना चाहिए, उसका टीवी पंखे चलने चाहिए। तो यहाँ से जा रही है पब्लिक के पास। तो यहाँ से हम चेक करते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग से कि पब्लिक के पास सुविधाएं जा रही कि नहीं, मतलब ट्रांसफार्मर आगे आउटपुट भेज रहा है कि नहीं। तो यहाँ से चेक करते हैं, अगर यहाँ से नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा, ऐसे होल्ड हो जाएगा। तो देखो, या तो जरूरी नहीं कि ये ट्रांसफार्मर, देखो जरूरी नहीं कि MP MLA काम नहीं कर रहे, हो सकता है ये जो बंदा फीडबैक दे रहा है ये फीडबैक इसने गलत दिया हो सकता है, या फिर फीडबैक देना बंद कर दिया है।
या फिर ये भी हो सकता है एमपीएमएलए को कुछ मिला ही नहीं, मतलब ट्रांसफार्मर को इनपुट ही नहीं मिला तो वो आउटपुट क्या देगा। या फिर एमपीएमएलए को इनपुट तो मिला लेकिन उन्होंने आउटपुट ही नहीं दिया, मतलब अपना ही खा गए, मतलब ट्रांसफार्मर को इनपुट तो आया लेकिन वो आउटपुट नहीं बना रहा है, मतलब ट्रांसफार्मर खराब है। जी सर। तो सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो मिनिस्ट्री से फंड रिलीज ही नहीं हुआ, या फिर एमपीएमएलए खा गए, या फिर पब्लिक फीडबैक गलत दे रही है, या फिर यहाँ जो कमेटी बैठी है उसने गलत फीडबैक आगे फॉरवर्ड कर दिया, या फिर इसका दिमाग ही खराब हो गया इस बंदे का जहाँ जो बैठा है। कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या क्या खराब हो सकता है? पहला, या तो आउटपुट फीडबैक कनेक्टर खराब है जो आपको प्रॉपर फीडबैक नहीं दे रहा है। दूसरा, इन्वर्टर सेक्शन खराब है या ट्रांसफार्मर को इनपुट ही नहीं दे पा रहा है, तो ये बेचारा कहाँ से आउटपुट देगा। या फिर ट्रांसफार्मर को तो इनपुट आ रहा है लेकिन ये आउटपुट नहीं दे रहा है, ये भी हो सकता है। या फिर आउटपुट दे रहा है लेकिन ये फीडबैक ओपन हो गया है। तो आपको फाइंड आउट करनी है इसमें क्या, या तो ये कनेक्टर ओपन है, या फिर मोस्टली ड्राइवर आईसी में दिक्कत है, या फिर ट्रांसफार्मर में दिक्कत। तो ट्रांसफार्मर रेयर केस में खराब होते हैं, ट्रांसफार्मर ने बताया ट्रांसफार्मर रेयर केस में खराब होते हैं। पॉसिबिलिटी होगी या तो ये कनेक्टर ओपन है या फिर मॉस्फेट वगैरह शॉर्ट है, तो आपको इन्वर्टर सेक्शन चेक करना है बस। ओके, या फिर फीडबैक भी सही आ रहा है, इसका दिमाग खराब हो गया, हो सकता है ना, दिमाग मतलब माइक्रो कंट्रोलर वही खराब हो गया, फीडबैक आ रहा है लेकिन वो काम ही नहीं कर पा रहा। तो आखिरी में, सबसे आखिरी में किसकी पॉसिबिलिटी होगी? माइक्रो कंट्रोलर की सबसे आखिरी में, ठीक है। तो ये रीजन हो सकते हैं इनके E1 एरर के। उसके बाद E2 एरर, E2 एरर होती है आपकी ग्रिड चार्जर ओपन सर्किट एरर, मतलब तब इसके ग्रिड चार्जिंग सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो E2 एरर आएगी, ठीक है। ग्रिड चार्जर सेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो E2 एरर आएगी। यहाँ पर ग्रिड चार्जर सेक्शन बना होता है, मैं आपको और बता दूंगा कुछ और इमेजेस है ग्रिड चार्जर वाली वहां से आपको। ओके, एक बार मैं सारे कोड क्लियर कर दूंगा आपको। उसके बाद है एनटीसी ओपन सर्किट एरर। एनटीसी क्या होता है? एनटीसी का नाम सुना है किसी ने? नहीं सर। नहीं सुना? ये होती है एनटीसी, ये इन्वर्टर के अंदर लगी होती है, ये वाली अलग अलग प्रकार की होती है एनटीसी। हमारे इसमें ये वाली मिलेगी सिस्टम में आपको, ठीक है। एनटीसी मतलब आती है सर, सभी सिस्टम में मिलेगी। एनटीसी सिस्टम का टेम्परेचर सेंस करती है। क्या करती है? टेम्परेचर सेंस, मतलब थर्मिस्टर बोलते हैं इसको। ये हमारा टेम्परेचर थर्मामीटर, थर्मामीटर करता है, वैसे सिस्टम को टेम्परेचर थर्मिस्टर चेक करेगा। ये दो प्रकार के होते हैं, पीटीसी एंड एनटीसी। पीटीसी मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, एनटीसी क्या होती है? रेजिस्टिव मटेरियल होता है। इसके अंदर सिंबॉलिक में बनाएं तो ये है 2 वायर, और ये वाला जो पार्ट है ये है, ये आपका रेजिस्टेंस 10K का होता है रेजिस्टेंस। तो आपको मालूम होगा टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर घटता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, या फिर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है। दो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, तो टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। तो पीटीसी में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, किसमें होता है? ये होता है पीटीसी में। और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, ये होता है एनटीसी में। हम लोग एनटीसी यूज करते हैं। जैसे जैसे ये हीट सिंक के साथ टाइट होती है मॉसफेट के साथ, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ये वाला रेजिस्टेंस दोनों वायर के बीच में ये धीरे धीरे डाउन होते जाता है। और अगर टेम्परेचर डाउन होगा, कम होगा, तो यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बढ़ने लगता है। तो इसको माइक्रो कंट्रोलर को पता चल जाता है वोल्टेज ड्रॉप बढ़ा, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ गया। एक पर्टिकुलर रेंज सेट होती है उसमें, अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया फिर क्या करेगा सिस्टम? अपने फैन ऑन कर देगा, फैन ऑन कर देगा। तो अगर ये एनटीसी ओपन हो गई या टूट गई तो E3 आएगी, इसका मतलब इसका टेम्परेचर सेंसर खराब हो गया। ओके, ये है आपका एनटीसी ओपन सर्किट एरर। उसके बाद
फीडबैक ट्रांसफार्मर एरर, E4 एरर फीडबैक, आपने 0-10 ट्रांसफार्मर के नाम सुना होगा। अच्छा आप बताओ ग्रिड वगैरह कैसे सेंस करते हैं आप? घर में लाइट आ रही है कि नहीं, वायर में करंट है कि नहीं, वोल्टेज है कि नहीं, कैसे चेक करते हो आप? हाथ लगा के? नहीं सर, मल्टीमीटर से या टेस्टर से। मल्टीमीटर या टेस्टर? मतलब मल्टीमीटर या टेस्टर से चेक करोगे सिग्नल के रूप में। वैसे ही माइक्रो कंट्रोलर को कैसे पता चलेगा लाइट आ रही कि नहीं? उसको माइक्रो कंट्रोलर को डायरेक्ट सप्लाई दे देंगे क्या? उड़ जाएगा जैसे हम उड़ जाते हैं। माइक्रो कंट्रोलर काम करता है 5 वोल्ट के ऊपर, है ना? 5 वोल्ट पे काम कर रहा है बेचारा, वो भी डीसी में 5 वोल्ट, और वो ड्राइवर अलग आती, मतलब ज्यादा से ज्यादा 22 वोल्ट तक जा रहा है। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट 220 वोल्ट दें तो ये उड़ जाएगा, तो हम डायरेक्ट 220 नहीं दे सकते। हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं एक 0-10 ट्रांसफार्मर या फिर एक ZMPT कंप्लीट। तो 0-10 ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट आ रहा है, उसको 10 वोल्ट के आसपास स्टेप डाउन करेगा। स्टेप डाउन करने के बाद हम देंगे किसको, ये देंगे हम रेक्टिफायर को। तो रेक्टिफायर इस डीसी को लगभग 7-8 वोल्ट के आसपास, मतलब कम ज्यादा भी हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं बता रहा, ये 7 से 8 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर देगा, एसी को डीसी में चेंज करेगा। 4007 मतलब 4007 हम डायोड लगाते हैं 4, फिर ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता था। फिर इस डीसी के आगे हम लगाते हैं एक रेजिस्टेंस जो इसको 2.2 वोल्ट डीसी में चेंज करता है। मतलब यहाँ अगर 220 वोल्ट आ रहा है तो यहाँ मिलेगा 2.2, यहाँ अगर 250 वोल्ट आ रहा है तो यहाँ मिलेगा 2.5। मतलब इस हिसाब से हम लोग सेटिंग करते हैं रेजिस्टेंस की और सारी चीजों की। तो अगर ये सेक्शन खराब हो गया, मतलब फीडबैक ट्रांसफार्मर एरर E4, मतलब E4 एरर आ रही है, तो या तो 0-10 ट्रांसफार्मर खराब होगा, या ये डायोड जल गए होंगे, या ये रेजिस्टेंस ओपन। तो आपको सिर्फ 3 चीजें चेक करनी, जो पास पास बनी होगी वहीं के वहीं, ठीक है? तो फायदा मिल गया। इससे क्या हुआ, आपको भटकने की जरूरत ही नहीं है इधर उधर। आपको सिर्फ 0-10 ट्रांसफार्मर चेक करना है, ये डायोड चेक करनी है, और एक रेजिस्टेंस। आजकल हम ZMPT यूज करते हैं, उसके अंदर सब होता है। ZMPT के साथ एक रेजिस्टेंस मिलेगा, तो आपको ZMPT चेक करना है, ठीक है? क्लियर? किसी को डाउट इसमें? E4 मतलब फीडबैक ट्रांसफार्मर एरर। E4 मतलब फीडबैक ट्रांसफार्मर एरर, ये मेंस का फीडबैक देता है माइक्रो कंट्रोलर को। अगर ये सेक्शन खराब हो गया तो E4 एरर आएगी। इसके बाद आता है E5 मतलब फ्यूज ब्लोन। अगर इसका एसी फ्यूज जल गया तो आपको फ्यूज ब्लोन एरर आएगी। एसी फ्यूज जल जाता है तो क्या होगा, आपको फ्यूज ब्लोन एरर आएगी, ठीक है? अगर इसका एसी फ्यूज जल गया तो, और डीसी फ्यूज जल जाएगा तो सिस्टम डेड ही हो जाएगा पूरा। इसके बाद E6 मैं आपको बता देता हूँ और चीजें। ये होता है ZMPT ट्रांसफार्मर, ये वाला। ये होता है रिले, ये 6 एरर। यहाँ ये ब्लू कलर की NTC बनी हुई है, मैं आपको क्लियर इमेज दूंगा अभी मैनुअल से, ठीक है? ये होती है NTC। ये ZMPT ट्रांसफार्मर मतलब E4, E3, E6 ऐसे अलग अलग एरर के। ये है आपका डिस्प्ले कनेक्टर, ये खराब है तो E7 एरर आएगी। आगे आपको और बताता हूँ यहाँ पर। रिले फॉल्ट एरर, अगर E6 आ रहा है इसका मतलब रिले फॉल्ट एरर। रिले क्या काम करता है, मेंस को बाईपास ऑन ऑफ। या तो आपका रिले खराब है, या फिर रिले को ऑपरेट या फिर जो काम कराता है वो ट्रांजिस्टर खराब हो गया है, तो E6 एरर आएगी। E7 मतलब कम्युनिकेशन एरर, अगर वो प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा तो E7 एरर आएगी। E8 मतलब ग्रिड फ्रीक्वेंसी आउट, अगर ग्रिड फ्रीक्वेंसी आउट एरर आती है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डीजी मोड एनेबल करके देखना है, ठीक है? ये और एरर है, यहाँ पे देखिए, तकनिया हेलिएक और गामा प्लस, तकनिया हेलिएक और गामा प्लस तीनों के एरर कोड सेम होते हैं। यहाँ पर ये लिखे भी हुए हैं क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं और क्या सॉल्यूशन। इवन एरर के क्या पॉसिबल क्वेश्चन है,
आउटपुट एट वोल्ट बैक फीडबैक कनेक्टर में ओपन इनसाइड इन्वर्टर। E2 मतलब चार्जिंग एरर। E3 मतलब एनटीसी बायर या तो टूट गया या शॉर्ट हो गया। E4 मतलब मेन सेंसिंग एरर, मेन सेंस नहीं कर पा रहा है। E5 मतलब एमसीबी ट्रिप या फ्यूज लोन एरर। E6 मतलब रिले फॉल्ट एरर, या तो रिले और रिले ड्राइवर मतलब एक ट्रांजिस्टर खराब हो सकता है, रिले या उसके साथ एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। कम्युनिकेशन एरर में क्या होता है, डिस्प्ले कनेक्टर या तो लूज है या फिर ड्राई सोल्डर हो गया है। फ्रीक्वेंसी आउट डीजी मोड में नॉट एनेबल्ड व्हेन डीजी ऑन, तो ये एरर हो सकता है अपने डीजी मोड, डीजी से इनपुट दे रहे हो, डीजी मोड ऑन नहीं किया। ये पॉसिबल रीजंस है एरर कोड के। ओके, इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो देखते हैं। इसके बाद है आपका डिस्प्ले बैकलाइट कलर और कलर डिस्क्रिप्शन। अगर रेड कलर में सॉलिड ग्लो हो रहा है डिस्प्ले, इसका मतलब वो प्रोटेक्शन में बंद हुआ है। अगर रेड कलर बिलिंग कर रहा है, इसका मतलब एरर कोड मतलब E1 to E8। अगर एरर है, इसका मतलब सिस्टम के अंदर कोई कमी है। प्रोटेक्शन का मतलब वो कमी ना है इसलिए बंद हुआ है। लाइट ऑरेंज, लाइट ऑरेंज मतलब मेन प्रेजेंट, जब सिस्टम मेन या ग्रेड पे चल रहा है। ग्रीन सॉलिड ग्लो या फिर डार्क ग्रीन जब सिस्टम सोलर पे चल रहा है। ऑरेंज या फिर लाइट सोलर प्लस मींस ऑरेंज, इसमें जब एसपीबी और मेंस मतलब सोलर और ग्रिड दोनों काम कर रहे हैं। लाइट ग्रीन मतलब जब ना सोलर है ना ग्रिड है, ओनली सिस्टम बैटरी पर चल रहा है। तो ये अलग अलग कलर कोड है, इनका आपको ध्यान रखना है, कलर कोड ध्यान से देखना है। ओके, एरर कोड, अगर गामा प्लस के एरर कोड और कलर कोड अगर आप ध्यान से देख लेते हो तो बाकी जो सिस्टम है मल्टी कलर डिस्प्ले और एरर कोड वाले वो समझ आ जाएंगे। अपने आप सबका पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है से अभी हमने डिस्प्ले पे भी देखा कि सभी सिस्टम का सेम है। ये देखो तकनिया हेलियक एंड गामा प्लस। तो आगे जो सिस्टम हेलियक वगैरह पढ़ेंगे हम, तो वहां पर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी रहेगी ना फिर, अगर हेली गामा प्लस में सब कुछ ठीक से समझ लेते हो आप तो। ठीक है, इसके बाद गामा प्लस के मॉडल वगैरह बता दिए मैंने। सोलर पैनल कनेक्शन भी बता देता हूँ एक बार। ठीक है, गामा प्लस तो जो गामा प्लस बन के भी 12 वोल्ट है, बन के भी 12 वोल्ट, 12 वोल्ट के अंदर 1000 वाट सोलर पैनल लगेगा, मतलब 335 के पैनल लगा सकते हो, तो 335 के 3 पैनल लगाए। इसकी बीओसी कितनी होती है, 15 से 49.5, तो पैनल की बीओसी होती है 45। अगर 2 पैनल सीरीज करेंगे तो वोल्टेज ज्यादा चले जाएगा, इसलिए हमको तीनों पैनल पैरेलल लगाने हैं। कैटलॉग में भी मेंशन करने लगे हैं कि ये पैनल पैरेलल लगेंगे या सीरीज। ठीक है, तो ये तीनों पैनल पैरेलल। यही अगर 1 kVA 24 वोल्ट की बात करें तो 335 के 3 इसमें भी लगेंगे, तो इसकी बीओसी है 3299 वोल्ट। तो इसमें आप 2 पैनल सीरीज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने 2 पैनल सीरीज कर दिए फिर आपके पास सिर्फ एक पैनल बचेगा जिसका पैरेलल कनेक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 90 वोल्ट निकल रहा है, 45 वोल्ट, ये कनेक्शन नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ भी हमको तीनों पैनल पैरेलल ही लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ओके। अगर हम 2 kVA 24 वोल्ट की बात करते हैं, 2 kVA 24 वोल्ट, तो यहाँ पर 335 के 4 पैनल लग सकते, तो 4 पैनल लगेंगे। इसकी बीओसी भी 3299 है, तो यहाँ पर हम 2 पैनल की सीरीज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इवन नंबर ऑफ पैनल इन पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर हम 2 पैनल सीरीज कर सकते हैं, लेकिन 2 और 1 कभी भी पैरेलल नहीं कर सकते। ठीक है सर। पैरेलल में हमेशा सभी स्ट्रिंग में नंबर ऑफ पैनल, मतलब ये वाला जो वोल्टेज है ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये वाला जो वोल्टेज बराबर है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, अगर आप 2 150 वाट का और एक 300 वाट का लगाना चाहते हो, 2 150 का सीरीज करोगे तो 45 मिलेगा, तो एक में ही 45 मिलेगा। लेकिन ये जब
पहले से पुराने पैनल अवेलेबल हो उसके पास तो, अगर पूरा नया सेटअप लगा रहे हो तो आपको सेम पैनल लगाने हैं, ठीक है, सारे के सारे। ओके, ठीक है सर। ये तो अभी भूल जाओ, ये इसके कनेक्शन है। अब गामा प्लस में एक बार देख लो, किसी को डाउट है उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी तक देख लो मैंने जो भी समझा है इसमें, किसी को कुछ भी डाउट हो तो डाउट मुझसे क्लियर कर सकते हैं। एरर कोड के बारे में, एनटीसी के बारे में, स्पेसिफिक ग्रेविटी याद रखना है, ये मॉडल पहले के हैं। मैं लोकट हाईकट मोसफेट चेक करना बता चुका हूँ। जी सर। टनल सेक्शन, स्विच फंक्शन, एरर कोड, मल्टी चार्जिंग स्टेज, ये लोड कैलकुलेशन। करो राज, जो भी डिस्कस किया उसमें जो भी डाउट है मुझसे क्लियर कर लो, उसके बाद आगे जाएंगे हम लोग इसके डिटेल में। ओके, कार टेस्टिंग वगैरह क्लियर? किसी को सर। डाउट इसमें नो सर। नहीं है? डाउट नहीं सर। कोई भी डाउट नहीं है? सर अभी तक तो नहीं है, वापस रिवाइज करेंगे तब कोई आया हो एक डाउट तो कल की क्लास में पूछ लेंगे फिर। अच्छा, रिवाइज कब करेंगे? सर आज शाम को करेंगे ना, अभी पढ़ाया जो, अभी क्लास चल रही है तब तो कर नहीं सकते हैं। अच्छा, आज शाम को करोगे? हाँ सर। फिर एग्जाम कब? एग्जाम शाम के बाद दोगे, ठीक है? हाँ सर। आज एग्जाम भी रहेगा ना इसका? एग्जाम भी है क्या सर आज इसका? एग्जाम भी रहेगा गामा प्लस का, ओनली गामा प्लस का आएगा उसमें, ठीक है ना? आगे का ना पीछे का। ठीक है सर, तो कोई नहीं सर, व्हाट्सएप पे पूछ लेंगे थोड़ा बहुत।